बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महवी शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बावक़्त हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। ज़िंदगी एक नेमत है और कभी कभी ज़िंदगी हमें ज़हमत बनती हुई दिखाई देती है जब हमारे सेहत के मामला जो हैं वो मुतासर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। क्योंकि अगर हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें, फैसलाबाद की सेहत के मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज जो तशवीशनाक बात यह है कि डेंगू के केसेस में इजाफ़ा हो गया है, जो कि इंतज़ामिया के लिए भी एक सवाल है, शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफ़ा कर रहा है। और इसके साथ साथ फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई गई है। जी, इस दफ़ा 4 रोज़ की मुहिम थी, एक दिन एक्सटेंड करके अब 5 रोज़ पे ये मुहिम जो है मुश्तमिल है। क्या हदफ था शहर का, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ फैसलाबाद का मौसम देखेंगे कि मौसम कैसा है। कल के हवाले से बात करें तो कल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़तरनाक हद तक काफ़ी बढ़ा हुआ था फैसलाबाद का। तो आज देखते हैं कि मौसम किस तरह से रहेगा। हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में हम देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम बात करेंगे जी हमसाये के हकूक़ के हवाले से भी। आज के प्रोग्राम में हम देखते हैं कि ज़िंदगी इतनी एक कंप्लीट हो गई है हम लोगों की, लेकिन फिर भी हम एक दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ पर हम हमारे रिश्तेदारों के हकूक़ उस तरह से पूरे नहीं कर पाते, वहाँ पर हम हमारे हमसायों के हकूक़ में भी कोताही कर देते हैं। इस्लाम में क्या फ़जीलत है, इस पर भी हम बात करेंगे। जी, गोल्ड का रेट जो है वो दिन ब दिन काफ़ी बढ़ता जा रहा है और अब ख्वाब रह गया है बन के गरीब के लिए सोना ख़रीदना। आज गोल्ड कितना महंगा होगा ये भी देखेंगे, सब्जियों के भाव ताव भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से ओवरऑल बात करें तो मौसम तो खुशगवार है, लेकिन सर्दियां कब आएंगी, मौसम हम देखते हैं कि दोपहर में सफोकेशन और हब्स हो जाती है। आज के मौसम के हवाले से क्या तफसीलात हैं, मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अली नारू, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम की बात की जाए तो जैसे जैसे अक्टूबर गुज़र रहा है वैसे वैसे मौसम भी तगैर का शिकार है। चूँकि जो मौसम की तब्दीली का सफ़र है वो आहिस्ता आहिस्ता से हो रहा है, लेकिन जो दर्जा हरारत है वो मुसलसल नीचे आता हुआ महसूस हो रहा है। गुज़श्ता हफ़्तों की निस्बत अगर रवां दिनों की बात कर ली जाए या आज के दिन की ही बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है शहर फैसलाबाद का वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जो कि महसूस 35 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा होगा। और कम अज़ कम शहर फैसलाबाद का जो दर्जा हरारत है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो कि गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में कदरे कम है। इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासुब बात कर ली जाए तो 74% रिकॉर्ड किया गया है और हवाओं की रफ्तार 1 किलोमीटर फ़ी घंटा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली खुशगवार हवा की वजह से मौसम कदरे बेहतर महसूस हो रहा है। अगर कल की बात कर ली जाए, आइंदा 24 घंटों की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम खुश्क रहने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। बारिश के कोई कवी इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे, ना फ़कत फैसलाबाद बल्कि जो फैसलाबाद की तहसीलें हैं, चकजुमरा हो, तांदलियाँ वाला हो, जड़ांवाला हो, समंदरी हो या सदर का इलाका हो, फैसलाबाद का मौसम खुश्क ही रहेगा। अलबत्ता मौसम थोड़ा सा बेहतर रहेगा। जो गर्मी की जैसे गर्मी ने पंजे गाड़े हुए थे, अब वो तसलसल वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और मौसम हर गुज़रते दिन के साथ जो दर्जा हरारत है उसमें वाज़े कमी होती महसूस हो रही है। जैसे ही 1-2 बारिशें हुई तो मौसम बिल्कुल यकसर तब्दील होता महसूस होगा। अगर इसके साथ साथ दूसरी जानिब देखा जाए तो शहर फैसलाबाद में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भी वाज़े इम्कानात हैं बढ़ने के और आज भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जो कि 184 अगर इस वक्त बात कर ली जाए तो 184 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। जैसे जैसे दिन गुजरेगा तो इसमें जो बढ़ोतरी है वही आने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जो कि किसी भी तरह से अच्छा साइन नहीं है। चूँकि आइंदा आने वाले दिनों में जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है तो फिर सांस के मसाइल होंगे, सांस लेने में मसाइल होंगे, दूसरी बीमारियां आएंगी और इसको कंट्रोल करने के लिए जो इंतज़ामिया है उसको मतहरक होने की ज़रूरत है। और साथ में अगर बात कर ली जाए दूसरी जानिब हवाओं की रफ्तार की तो फ़कत 1 किलोमीटर फ़ी घंटा ही रिकॉर्ड की गई है, लेकिन चूँकि तसलसल से हवाएं चल रही हैं तो मौसम खुशगवार महसूस किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और महसूस किया जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। बारिश के बिल्कुल भी इम्कानात नहीं है और दूसरी तहसीलों का भी यही सूरत हाल रहेगी। जी
बहुत शुक्रिया मोहम्मद इनारो तफसीलात से आगाह करने के लिए। जी वाकई मौसम जब तब्दील हो रहा होता है सबसे ज़्यादा सेहत का ख्याल रखना तब ज़रूरी हो जाता है, और जैसे हम विंटर को वेलकम कर रहे होते हैं हम देखते हैं कि स्मोक के भी खदशात होते हैं। ऐसे में एहतियात लाजमी करें ताकि आपकी जो सेहत है वो मुतासिर ना हो, क्योंकि फैसलाबाद में जी सेहत के मसाइल जो हैं उसे हल करने के लिए जो सरकारी हस्पताल हैं वहाँ पर ज़रूरियात क्या हैं इस पर भी हम बात करेंगे। और मैं जैसे बात करी थी कि इंसदाद पोलियो मुहिम जो है वो फैसलाबाद में मनाई गई। 4 रोज़ की मुहिम थी लेकिन इसे 5 रोज़ की 1 रोज़ की तोसी दे के 5 रोज़ पे मुश्तमिल है, और क्या हदफ है इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए जी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अज़ादार हुसैन ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अज़ादार? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप सुनाई ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और अज़ादार हुसैन के साथ ही हमें ज्वाइन किया है इमरान असलम ने, सिटी 41 के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं इमरान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया इमरान असलम फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। अज़ादार हुसैन आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। इंसदाद पोलियो मुहिम क्या हदफ थे, क्या हदफ पूरे हुए, क्या तफसीलात? अच्छा, माह अगस्त में एक रिपोर्ट जारी की गई है NIH इस्लामाबाद की जानिब से कि फैसलाबाद के चकेरे के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। उसके बाद फैसलाबाद महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन, ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब की हदायत पर और उनके मशवरे से फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जा रही है। ना सिर्फ फैसलाबाद ज़िले में बल्कि इसके अलावा फैसलाबाद जो डिवीज़न है झंग, चिनी और टोबा, वहाँ पे भी इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जा रही है। पहले ऐसे होता था कि 7 रोज़ा ये इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जाती थी, और इसमें जो टारगेट था, जो हदफ था, वो 16,400,000 का था, और जो टीमें तश्कील दी जाती थी वो तश्कील दी जाती थी 4,922। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया जी, अब 7 दिन से कम करके ये पोलियो कैंपेन लेकर आ गए हैं 4 रोज़ तक। अब 4 रोज़ के दौरान टारगेट है 16,400,000 का, ठीक है। और पोलियो की जो टीमें हैं उसकी तादाद बढ़ाकर 6,044 कर दी गई है। तकरीबन हम कह सकते हैं कि 1,000 तकरीबन 1500 के करीब को टीमों की तादाद में इन्होंने इजाफा किया। अच्छा, 13 अक्टूबर से इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हुई थी और 16 अक्टूबर तक ये इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जानी थी। जो रात की रिपोर्ट महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने जारी की है उसके मुताबिक 16,400,000 में से 15,26,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। ठीक है। अब बाकी उन्होंने कहा है कि जी 38,000 से कुछ ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि महकमा सेहत की टीमों को घरों में नहीं मिल सके। तो अब देखने में ये आएगा कि 38,000 और 15,26,000 15,26,000 को देखें तो 16,04,000 के टारगेट को देखें 400 के, तो हमारे पास तकरीबन 76,000 बच्चे जो है वो मैं समझता हूँ 74,000 बच्चे NA होने थे, यानी कि मिस्ड होने थे। मगर महकमा सेहत ने जो रिपोर्ट जारी की है वो 38,000 और कुछ की जारी की है। तो मैंने उनसे पूछा कि इतना ज़्यादा गैप क्यों है, तकरीबन कोई 40,000 के करीब या इससे 37-38,000 बच्चों का गैप आ रहा है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पहले 7 रोज़ा होती थी, फिर 4 रोज़ा, और आज इन्होंने काम ये किया है जी कि आज सुबह 7:30 बजे महकमा सेहत की टीमों को मैसेज गया है कि आज इसमें तोसी हो चुकी है और आप आज इंसदाद पोलियो मुहिम मनाएंगे। ऐसे मुलाजमीन जिन्होंने किसी दूसरे शहर जाना था या अपने बाकी दफातरों में आना था, वो जब दफ्तरों में पहुँचे हैं तो उन्हें पता चला कि आज 5वां रोज़ भी पोलियो मुहिम का मनाया जा रहा है, इसमें मज़ीद तोसी दे दी गई है। अच्छा, जो कल तक की रिपोर्ट थी, फिर मेरे DHO से बात हुई है, महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के जो मैक्रो प्लान बनाते हैं उन इंतजामिया के साथ बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि इस दफ़ा हमने मैक्रो प्लान तब्दील करते हुए हमने फोकस किया है कि सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं बच्चों का तज़किरा किया जाए, उन्हीं बच्चों का जिक्र किया जाए जो कि वाकई ही मुतलका फैसलाबाद के रिहायशी हैं और वो किसी वजह से घरों में नहीं मिल सके। तो वो कहते हैं उनकी तादाद जो है वो 38,000 और कुछ है। इस दफ़ा ज़्यादा रह गए थे, और इसमें अगर रिफ्यूज़ल की बात की जाए तो रिफ्यूज़ल तकरीबन 4 घर ऐसे थे जिन्होंने पोलियो कतरे पिलाने से इनकार किया अपने बच्चों को, वो रिफ्यूज़ल भी जो थे शामिल थे। अब 38,000 का टारगेट है और आज इसमें सुबह 7:30 बजे तोसी दे दी गई है कि आपने आज भी पोलियो कैंपेन करनी है, तो इसलिए आज भी पोलियो कैंपेन जो है वो जारी रहेगी। 16,400,000 का टारगेट है, 6,044 टीमें काम कर रही हैं। हमने पोलियो कतरे जो टीमें हैं फैसलाबाद की, उन्होंने पोलियो कतरे पिलाए 15,26,000 और अभी 38,000 का टारगेट ऐसा है जिनका महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन का कहना है कि ऐसे बच्चों को आज हम पोलियो के कतरे पिलाएंगे। क्योंकि फैसलाबाद में जैसे मैंने बताया कि चकेरे के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई थी। इससे अगर कबल बात की जाए तो जनवरी में सैंपल पॉजिटिव आया था, उसके बाद फरवरी का सैंपल पॉजिटिव आया था, और अब तक फैसलाबाद में रवान साल 3 बार जो है वो पोलियो सीवरेज में तस्दीक हुई है, और ये 6ठी बार यानी कि 6वीं बार जो है वो फैसलाबाद में
इंसदाद पोलियो में मनाई जा रही है और इसका आज आखिरी रोज़ है। अब देखते हैं कि आज महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के जो 6044 टीमें ज़िला भर फैसलाबाद में अपने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, वो आज की उनकी क्या कारकर्दगी रहती है और अब महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन शाम के औकात में या रात के 5वें रोज़ की रिपोर्ट क्या जारी करता है, उसका फ़ैसला जो है बाद में किया जाएगा। मगर आज आखिरी रोज़ मनाया जा रहा है। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन का भी यही कहना है कि ज़ाहिर बात है, बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को वालिदैन ज़िम्मेदारी का सबूत दें और पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं। ज़रूरी होता है। हम देखते हैं कि पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चे को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचा सकते हैं। आपको जितना ज़्यादा ताउन करना चाहिए पोलियो टीम्स के साथ वो उतना कम है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पोलियो वर्कर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसमें इमरान असलम, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि वालिदैन का रोल किस तरह से आप देखते हैं सोसाइटी में। अगर इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत अच्छा ताउन करते हैं, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं। दूसरी जानिब ऐसे लोग भी हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। WHO की जानब से पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में भी इस हवाले से बड़ी कैंपेन्स की जाती हैं और पाकिस्तान में इसके बाकायदा तौर पर एम्बेसडर्स भी होते हैं और मुख्तलिफ मज़ाबाती जितने मकामात हैं वहाँ पर कैंपेन शुरू करने का मकसद यही है कि ऐसे लोग जो उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है जो पोलियो के कतरे हैं वो पिलाने चाहिए, ज़रूर पिलाने चाहिए। वालिदैन की अवलीन ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो डिसेबल रेशो है, माजूरी की रेशो है, वो उन मकामात में ज़्यादा है जहाँ पर पोलियो के कतरे पिलाने से रिफ्यूज़ किया जाता है। तो एज़ कम्पेयर टू पंजाब में जो है इस हवाले से काफ़ी हद तक मौसर कामयाबी मिली है और WHO की जानब से पाकिस्तान के जैसा कि KPK में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं, तो पंजाब इसको बड़ा बीट किया हुआ है उनकी जानब से, हुकूमत पंजाब की जानब से। और जैसा कि पोलियो वर्कर्स की सेफ्टी है और पोलियो वर्कर्स को फील्ड में उतारा गया है। आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद में आप लारी अड्डा चले जाएँ, रेलवे स्टेशन चले जाएँ, वहाँ पर पोलियो वर्कर्स बैठे हैं, हॉस्पिटल्स में पोलियो वर्कर्स बैठे हैं। इसका मकसद यही है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी हर मुमकिन कोशिश है कि घर घर तो जा रहे हैं, पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं और ऐसे पब्लिक मकामात है वहाँ पर भी पोलियो कैंपेन को कामयाबी से लिए हुए हैं। हर साल हर माह जिस तरह टारगेट दिए जाते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की जानब से, तो नो डाउट वालिदैन की अवलीन ज़िम्मेदारी है कि पोलियो के कतरे अपने जो बच्चों को पिलाए जाएँ ताकि वो ज़िंदगी भर की माजूरी से बच सकें। और इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्कूल्स लेवल पे देखें ना, एक मुहिम शुरू हो जाती है तो उसके खिलाफ एक एंटी फैब्रिकेट एजेंडा भी सेट किया जाता है। तो आई थिंक इन मलेशिया से जो एजेंडा है उनसे रोकथाम के हवाले से असातिज़ा हमारी सोसाइटी को किरदार अदा करना चाहिए कि जितने भी कैंपेन शुरू की जाती है रिगार्डिंग हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ सेक्टर को लेके, तो उसके कोई ना कोई मुस्बत नताए सामने आते हैं। और इस हवाले जैसे कोविड आया तो कोविड में लोगों ने अपनी मन गर्द जिस अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि जनाब ये इम्यून सिस्टम को वीक करता है, वट एवर जो भी है। तो आप देख सकते हैं कि विद द पैस ऑफ टाइम लोगों को पता चल रहा है कि कोई भी अगर सिम्टम्स आते हैं, कोई भी बीमारी आती है, तो प्रिवेंशन में ये जांचने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट हुकूमत पाकिस्तान उसको बड़े तरीके से जो है वो डील कर रही होती है। तो आई थिंक गवर्नमेंट की जानब से इतने अरबों रुपया इस इनिशिएटिव के लिए लगाया जाता है। कोई भी अगर इनिशिएटिव शुरू किया जाता है, कैंसर का हो या पोलियो का हो या जो भी हो, अभी सर्वाइकल कैंसर के साथ भी यही आपने इंसिडेंट इसमें देखें ना, वो बच्चियों को उसमें इंजेक्शन लगवाने से बड़ा, एक वैक्सीन लगाने से बड़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं, केसेस देखने को मिलते हैं। लोग अपने बच्चियों को कह रहे हैं कि जब हमने स्कूल नहीं भेजनी, लेकिन पॉजिटिव साइन ये है कि कुछ हमारे पार्लियामेंटेरियंस, कुछ सियासतदान, कुछ हमारे ब्यूरोक्रेट्स खुद मैदान में आए। उन्होंने कहा कि हाँ ये बच्चियों की बड़ी है, क्योंकि आपको पता है कि ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के बड़े बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र ये किया गया है फैसला। तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी हेल्थ सेक्टर को लेके मसाइल और फैसले हैं उनको हमारी सिविल सोसाइटी को समझना पड़ेगा और इस कैंपेन्स में बाकायदा साथ देना पड़ेगा। और आप देखें ना कि पोलियो वर्कर के मुआवजे पे घर घर जाते हैं, हर मकामात पे जाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनके साथ कोऑपरेशन। बिल्कुल, कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चे को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचा सकते हैं। तो अगर तो आप उन लोगों में शामिल हैं जो कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, तो आप अपनी बच्चे की ज़िंदगी के साथ समझौता कर रहे हैं। जी, पोलियो के कतरे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वक्त हुआ जी एक ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं जी सेहत के मसाइल के हवाले से। हम देख रहे हैं कि सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेहत के हवाले से फैसलाबाद में अगर मसाइल के हवाले से बात करें तो हमें देखते हैं कि कहीं ना कहीं सर्विसेज में बेहतरी तो आ रही है, लेकिन गुंजाइश जो है बेहतरी की वो रहती है। और अभी हालिया सिचुएशन के हवाले से बात करें तो डेंगू केसेस में इजाफा दिखाई दे रहा है। शहरी एहतियात नहीं कर रहे, क्या रीज़न्स हैं, कौन से इलाके में डेंगू केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं? अज़र सबसे पहले बताइएगा कि ये डेंगू केसेस में इजाफा हमें देखने में क्यों आ रहा है? देखिए, मौसम जब तब्दील होता है, जैसे अक्टूबर का महीना चल रहा है, सितंबर का महीना था, तो महकमा हेल्थ के मुताबिक 39 टेम्परेचर से लेकर 32, 30, 32 से लेकर 39 तक का टेम्परेचर दर्जा हरारत जो है ये डेंगू की अफजाइश के लिए बेहतरीन दर्जा हरारत होता है। और इस दौरान जो है डेंगू परवान चढ़ता है और शहरी मुतासर होते हैं। आजकल भी गालिबन इतना ही दर्जा हरारत चल रहा है और यही वजह है कि फैसलाबाद में केसेस जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ते जा रहे हैं। डेली 5, 6, 7 पेशेंट फैसलाबाद के अलाइड 1 और अलाइड 2 में रिपोर्ट हो रहे हैं। फैसलाबाद में अगर अब तक बात की जाए, अलाइड 1 में 99 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 6 केस रिपोर्ट हुए हैं रवां साल तक। और अलाइड 2 कल से बात की जाए तो यहाँ पे अब तक 20 केस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। इस तरह टोटल दोनों अस्पतालों में 119 डेंगू के मुस्बत केस रिपोर्ट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बात अच्छी ये है कि अभी तक कोई भी इसमें जो है वो मौत वाक़या किसी मरीज़ की नहीं हुई और तमाम मरीज़ों को जो है डिस्चार्ज किया गया है। इस वक्त अगर अलाइड के वाले से बात की जाए तो 15 पेशेंट अलाइड 1 में डेंगू के 15 या 19 गालिबन 19 है। 19 पेशेंट अलाइड 1 में इस वक्त डेंगू के इलाके कौन से? इससे पहले हमने देखा था कि जब भी डेंगू केसेस में इजाफा होते दिखाई दे रहा था, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो थे वो झंग से थे। अब कौन से इलाके से ज़्यादा डेंगू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? जी, जब शुरुआत हुई थी साल 2025 की तो हमने देखा कि झंग में जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और झंग में केसेस की जो तादाद थी वो गालिबन 15 के करीब पहुँच गई थी उस वक्त। तो अब फैसलाबाद में केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। फैसलाबाद का इलाका है लालपुर टोन, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ठीक है। गुलिस्तान कॉलोनी से सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और ताज कॉलोनी या गिरदोनवा जितने भी लालपुर टोन के इलाके हैं वहाँ से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लालपुर टोन में अब तक तकरीबन 65 से ज़ायद केसेस जो है वो साल 2025 में रिपोर्ट हो चुके हैं। और इन लालपुर टोन की यूनियन कौंसिल है 208। ठीक है। 208 से मुतल्लिक महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन का कहना है कि वहाँ पे 10 से ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। किसी भी यूनियन कौंसिल में 2 से 3 मरीज़ रिपोर्ट होते हैं तो उसे हसास करार दिया जाता है। एक पेशेंट रिपोर्ट हो तो फिर वो कहते हैं कि अभी ये रेड जोन में शामिल नहीं हुई। जब ये केसेस 2 से 3 और 4 तक पहुँचते हैं तो फिर उस यूसी को जो है रेड जोन करार दे दिया जाता है। अब कल परसों जब हमने इसके ऊपर बाकायदा ख़बर की कि लालपुर टोन को हसास करार दिया गया है तो ना सिर्फ महकमा सेहत के अफसरान, CO हेल्थ, DHO, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और बाकी महकमा सेहत की सारी जो टीमें हैं उनका फोकस यूनियन कौंसिल नंबर 208, 210 और ये जो मैं इलाके आपको बता रहा हूँ लालपुर टोन पे सबसे ज़्यादा था कि लालपुर टोन पे किसी तरह काबू पाया जाए, क्योंकि ये एक वहाँ पे वबा की भी शक्ल इख्तियार कर सकती है। जैसे उसे हसास तरीन करार दिया गया है, रेड जोन का इलाका करार दिया गया है डेंगू के हवाले से, तो वहाँ पे महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं। अभी ये वो केसेस हैं जिनमें अभी आपने सैंपल लिए, सैंपल के बाद उनमें तस्दीक हुई। अब देखें हर घर में 4-5 अफराद हैं तो 1 से 2 को फीवर लाजमी है। बिल्कुल। अच्छा, अब वो क्या करते हैं, जाते नहीं हैं, टेस्ट नहीं करवाते, डॉक्टर से फ़ोन पे पैराडोल का सिरप ले लिया, नीम्स की गोली खा ली और वो कहते हैं कि बुखार से जो है कंट्रोल हो जाए, घर में इलाज कर लेंगे और शायद डेंगू का तो हम सोच भी नहीं सकते। अगर ये हम जब इन्हें केसेस को तशख़ीस के लिए हस्पतालों से रजू करेंगे तो वहाँ पे फिर तशख़ीस के बाद जब तस्दीक होगी और पता चलेगा तशख़ीस के इसमें जो है डेंगू वायरस की तस्दीक हो चुकी है, उसके बाद मरीज़ को जो है वो आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया जाता है, उसे इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम की जाती है। जैसे मैंने बताया कि 19 पेशेंट इस वक्त अलाइड 1 में ज़ेर इलाज है और ये मरीज़ों की तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले अलाइड 1 में 1 या 2 पेशेंट ज़ेर इलाज होते थे, अब कहाँ 19 पेशेंट जो है वो ज़ेर इलाज है। तो इसलिए डेंगू को जो है वो सीरियस लेना चाहिए। हालांकि टीमें जो है वो, अब इस बार क्या हुआ, इस बार सबसे अहम बात यह हुई कि जो पोलियो टीमें घर घर बच्चों को पोलियो के खतरे पिला रही थी, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने अहकाम जारी किए कि वही टीमें साथ में डेंगू का भी किरदार अदा करेंगी। वो जहाँ बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएंगी वहाँ पे वालिदैन को ये भी बताएंगी कि आपने डेंगू से किस तरह महफूज रहना। सिंपल सी बात है। इसमें डेंगू के हवाले से जो घरों में हमने देखा है या जो महकमा हेल्थ की टीमें बताती हैं,
वो ये बताती हैं कि घरों में आपके घर फ्रिज मौजूद होता है और फ्रिज के नीचे ट्रे मौजूद होती है। जब ट्रे मौजूद होती है तो ऊपर से पानी और या आपके घर में जो भी चीज़ उस फ्रिज में पड़ी हुई है वहाँ से पानी टपकता जो जब वो ट्रे में जमा होता है तो वहाँ पे वो काफ़ी देर तक रहता है, उसके बाद वो डेंगू की अफजाइश का बायस बनता है। और हम कई दिन जो है वो ट्रे की सफाई तक नहीं करते, साफ़ नहीं करते। इसी तरह गमलों में पानी दिया जाता है, गमलों का पानी तब्दील नहीं किया जाता, जब वो कई दिन वहाँ पे मौजूद रहता है तो वो भी डेंगू की अफजाइश का बायस बनता है। हमारे घरों में एयर कूलर इस्तेमाल होते हैं, अभी भी जैसे गर्मी ख़त्म हुई है तो घरों में एयर कूलर का इस्तेमाल होता है। एयर कूलर में मौजूद जो पानी है उसे नहीं निकाला जाता, और उस एयर कूलर में हमने देखा है कि वहाँ पे हमने पिछले दिनों मुझे याद पड़ता है जब हम कचहरी विज़िट कर रहे थे तो एक चैम्बर था, उस चैम्बर में जब डेंगू टीम ने वहाँ पे विज़िट किया है और उस कूलर को देखा है तो वहाँ पे इतने ज़्यादा वहाँ पे लार्वे मौजूद थे, तो ये खौफ की अलामत थी वहाँ पे। तो उन्होंने सैंपल वगैरह वहाँ से लिए, पानी साफ़ किया। तो हम अपने घरों में कूलर में मौजूद पानी नहीं निकालते। इसके अलावा छतों में जो टैंकी मौजूद है पानी की, टायर अक्सर फेंक देते हैं। ये वो मकामात हैं, ये वो जगह है जहाँ पे डेंगू लार्वा बनता है और उसके बाद शहरी मुतासर होते हैं। और अगर किसी भी एक घर में डेंगू मच्छर से मरीज़ को रिपोर्ट होता है या मरीज़ में डेंगू वायरस की तस्दीक होती है तो मैकेनिकल एक्टिविटी की जाती है, फॉगिंग स्प्रे किए जाते हैं और 48 या 49 घरों को लिया जाता है जो कि उस घर के गिरदोनवा में होते हैं, ताकि अगर कहीं पे कोई भी डेंगू लार्वा मौजूद है तो उसे तलफ़ किया जा सके, उसे ख़त्म किया जा सके। मैकेनिकल एक्टिविटी साथ की जाती है। तो बात करने का मकसद यही है कि जहाँ डेंगू टीमें पोलियो के कतरे पिला रही थी तो साथ उनके ड्यूटी लगाई गई कि आपने घरों में जाके शहरियों को आगाही भी देनी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि छोटे छोटे काम होते हैं, ज़्यादा बन जाती है जब आपको अवेयरनेस दी जा रही है। एक तरफ हम बात करते हैं कि सहूलियात हस्पतालों में कैसी हैं, दूसरी जानिब बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिन्हें हम एहतियात करके कुछ SOPs को फॉलो करके उससे बच सकते हैं। और डेंगू जो है ये भी इसी तरह की एक बीमारी है। अगर हम एहतियात करेंगे, पानी जो है अगर आपने घर में जमा करके रखा है तो कोशिश ये करें कि उसे ढक कर रखें। फ्रिज की ट्रे जो है आप देखें वक्तन फ़वक्तन साफ़ करते रहें, गमलों में पानी जितना पौधों को रिक्वायर्ड है उतना दें। ये छोटी छोटी सी SOPs हैं जिसकी वजह से हम डेंगू के वार से बच सकते हैं। इमरान असलम, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हस्पताल की अगर सहूलियात के हवाले से बात करें वो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसा कि डेंगू की जो अफजाइश है वो खड़े पानी से हो रही है, तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एडवर्टाइज़ तो कर रही है, करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दे रही है अखबारात में, जनाब के डेंगू लार्वा से लड़ना है। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि ना तो स्कूल्स में डेंगू जो स्प्रे है वो छिड़काई जा रही है। आप जितने भी पब्लिक मकामात देख लें, बस स्टैंड्स देख लें या जितने भी रेलवे स्टेशन में दीगर जितने भी पब्लिक मकामात देख लें, वहाँ पर जो डेंगू के हवाले से स्प्रे नहीं छिड़काई जा रही। जिस तरह फैसलाबाद में बढ़ते हुए डेंगू के केसेस हैं, तो आई थिंक ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें शहरियों का किरदार ही है सबसे पहले कि अपने जो इर्द गिर्द है तमाम जो अफजाइश, इवन दैट के फैसलाबाद के जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पर जनाब, जैसा कि महकमा कोऑपरेटिव के DR को भी डेंगू हो गया और इस तरह दीगर डिपार्टमेंट्स के जो अफसरान हैं उनको भी डेंगू हो, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके दफातर में जो डेंगू की लार्वा है, डेंगू की अफजाइश है वो सुबह बन रही है, उनका कभी इस तरफ रुझान नहीं गया। इवन दैट के गवर्नमेंट पंजाब की जानब से हर रोज़ डेंगू की रिपोर्ट उसकी डैशबोर्ड है वहाँ पर अपलोड करनी होती है। सही कि आपने डेंगू के हवाले से एक पूरे माह में कितनी कैंपेन्स की, आज कौन कौन सी एक्टिविटी की, और इसकी डेंगू आगाही के हवाले से वाक का भी इनेकाद किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी में इसके ख़ात्मे के हवाले से किरदार अदा करना चाहिए। जैसा कि नो डाउट पेशेंट्स आ रहे हैं डेंगू वार्ड्स में, वहाँ को आइसोलेट किया जा रहा है, तो शहरियों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी पड़ेगी और ऐसे में हेल्थ सेक्टर को और जितना भी डिप्टी कमिश्नर का जो विंग है हेल्थ सेक्टर का, उनको एक्टिव करना पड़ेगा कि ऐसे इलाके यहाँ पर डेंगू की अफजाइश हो रही है, लार्वा हो रहा है, वहाँ पर कम से कम आप स्प्रे का छिड़काव करवाएं। इसके साथ साथ अपना किरदार अदा करें। टीमें, लोगों को अवेयर नहीं है कि डेंगू फैल सकता है, नहीं, इसके जो सिम्टम्स हैं वो मामूली सिम्टम्स हैं, लोग समझते हैं कि हमें बुखार है या इस तरह की मौसम चेंज हो रहा है, शायद उसके असरात हैं। इब्तदाई तौर पर जो पैराडोल्स में दीगर जो मेडिसिन वो ले ली जाती हैं, इवन दैट के वो जो आप देख सकते हैं कि डेंगू की वजह से आप लोग की जो जिस्म के वाइट सेल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और आपका जो जैसा थकावट क्या इंसान का पूरा जिस्म ऐसा फील करता है कि वो उठ नहीं पा रहा, क्योंकि आपके जो वाइट सेल जब ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, वी आर गोइंग टू डेट। सो इसमें आई थिंक बड़ा किरदार है शहरियों का कि डेंगू लार्वा के हवाले से ख़ास तौर पर जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पर कम से कम जो क्लासरूम्स हैं
वहाँ पर किरदार अदा करना चाहिए, और जो गार्डनिंग का शोबा है वहाँ पर ख़ास तौर पे किरदार अदा करना चाहिए कि पानी खड़ा ना हो, और तमाम अदारों को मिलकर डेंगू लार्वा के हवाले से अपने अपने इक़दाम करने चाहिए। तो हॉस्पिटल में से नो डाउट के इक़दाम तो हो रहे हैं, सहूलियात भी हैं, लेकिन बात वही है कि शहरियों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। डेंगू के हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से पोलियो के बाद अगर किसी ख़ास तवज्जो दी गई है तो वो डेंगू पर दी गई है। इसकी अवेयरनेस कैंपेन और एडवर्टाइज़ पे करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, और हर रोज़ हर डिपार्टमेंट की जानिब से एक रिपोर्ट मांगी जाती है। इवन दैट के गवर्नमेंट पंजाब की जानिब से अपने डेवलपमेंट सेक्टर का जो 1% हिस्सा है हर फंड्स का, वो डेवलपमेंट रखा गया है, जिसमें ये भी कहा कि आप लोगों ने शजरकारी करनी है। जैसा कि बढ़ते हुए आइंदा स्मोक के केसेस हैं, तो हर रोज़ हर माह कोई ना कोई जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। तो होप्स हो कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट पंजाब ये भी अनाउंस कर दे कि हफ्ता में आप लोगों ने 4 दिन स्कूल जाना है जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोक। क्योंकि फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में डेंगू प्लस स्मोक इस तरह के जो वबाई अमराज हैं, इसके साथ जो सिचुएशन है, उनसे शहरियों को लड़ना पड़ेगा। कम से कम आपका अपना इनफरादी तौर पर जितना किरदार है वो अपना अदा करें, ताकि आप मिलकर जो सोसाइटी की फ़लाह बहबूद के लिए इक़दाम उठा सकें। बिल्कुल इसी तरह से सेहत जो है वो हज़ार नेमत है, और हम हमारी सेहत को यकीनी बना सकते हैं, डेंगू के वार से बच सकते हैं, लेकिन एहतियात लाजमी करें और छोटे छोटे से SOPs उन्हें फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि डेंगू केसेस जो हैं शहरी इंडिविजुअली इस पर कंट्रोल पा लेंगे। ज़िला इंतज़ामिया हो, हस्पताल हो, सहूलियात वहाँ पर मौजूद है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब बात कर लेते हैं गोल्ड मार्केट में सोने की बढ़ती हुई कीमत। तारीख़ में पहली बार सोना जो है वो इतना महंगा हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से शहरी भी परेशान हैं। वो लोग जो कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे वो भी खासे मुश्किलात में दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का गोल्ड में, क्योंकि आने वाले दिनों में ये खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि गोल्ड जो है वो मज़ीद महंगा होता हुआ दिखाई देगा। माहिरीन का कहना है कि ये 5 लाख तक भी जा सकता है। तो ऐसे में बड़ी एक मिसकंसेप्शन सी पाई जा रही है। कुछ लोगों को लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और कुछ लोगों को नहीं लगता कि गोल्ड एक सही इन्वेस्टमेंट रहेगी है। बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन गरीब आवाम जो है उसका बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि गोल्ड जो है ये हमारी एक कस्टम्स का हिस्सा था, हमारी ट्रेडिशंस का हिस्सा था। शादियों में हम बेटी के जहेज़ में इसे इस्तेमाल कर रहे होते थे, लेकिन अब जो है वो सोना ख़रीदना गरीब आवाम का सिर्फ ख्वाब बन गया। आज के प्राइस के हवाले से बात करें तो आज 1 तोला की जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो 4,61,500 रुपये है, और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें 3,95,668 रुपये का 10 ग्राम गोल्ड है फ़रोख्त किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हम हर गुजरते दिन के साथ कभी 5,000 का इजाफा देख रहे हैं, कभी 10,000 का इजाफा देख रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। करेंसी के हवाले से बात कर लेते हैं जी। यूरो के हवाले से सबसे देखते हैं कि यूरो की आज प्राइस मार्केट में क्या चल रही है। यूरो जो है 331.8 में बाय किया जा रहा है, और 335.3 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सऊदी रियाल के हवाले से बात करें 75.35 में बाय किया जा रहा है, और 76 में फ़रोख्त किया जा रहा है। UAE दिरहम के हवाले से बात करें 76.8 में बाय किया जा रहा है, और 77.8 में फ़रोख्त किया जा रहा है। UK पाउंड के हवाले से बात करें 380.95 में बाय किया जा रहा है, और 383.65 में फ़रोख्त किया जा रहा है। US डॉलर के हवाले से बात करें 282.65 में बाय किया जा रहा है, और 282.85 में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगेन हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो मुस्तहकम है। UK पाउंड जो है इसकी प्राइस भी हम देख रहे हैं कि ये भी यहाँ पर स्टे करती हुई दिखाई दे रही है। तो करेंसी मजमूई तौर पर हमें देख रहे हैं कि इसके जो रेट्स हैं वो स्टेबिलिटी की जानिब हमें इसी तरह से रवां दिखा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो सोना है वो महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप सो जी, उम्मीद करते हैं कि गोल्ड की कीमत कम हो, लेकिन रियलिटी में मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सेहत के हवाले से। सेहत जो है किसी भी शहरी की एक ज़रूरियात में से एक ज़रूरत भी है और एक हक़ भी है। और फैसलाबाद में अगर सरकारी हस्पतालों के हवाले से बात करें तो सरकारी हस्पतालों में सहूलियात किस तरह से है। बहुत सारे सरकारी इदारे हैं, उनके भी हस्पताल हैं, जैसे वापडा का हस्पताल है, रेलवे का हस्पताल है, वहाँ पर सहूलियात किस तरह से दी जाती हैं, क्योंकि दिन ब दिन जहाँ पर दौर में जिद्दत आ रही है वहाँ पर सेहत के मसाइल हैं वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सरकारी इदारों के अगर हम मसाइल के हवाले से बात करें तो कौन कौन से मसाइल आजकल शहरियों को देखने में मिलते हैं? देखिए, फैसलाबाद में ज़ाहिर बात है हुकूमत कोशिश करती है कि आवाम को इलाज मुआलजे की सहूलियात हैं उसमें किसी तरह बेहतरी लाएँ और आवाम को दहलीज पे इलाज की सहूलियात मुयसर हो सके। फैसलाबाद में अगर मनसूबों के हवाले से बात की जाए
देखें पहले ज़िला कौंसिल की डिस्पेंसरियाँ थी, फिर उन्हें ख़त्म किया, फिर BHU जो थे उन्हें फिर आउटसोर्स किया गया, फिर क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया गया, और उसके बाद आप देखें कि अब जो हुकूमत पंजाब है उन्होंने मरीम नवाज़ हस्पताल मुतारफ़ करवाया। अब फैसलाबाद में इस वक्त 2 मंसूबे मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं। एक तो मंसूबा मंजूर हो चुका है 68 जीम्बे जंग रोड, वहाँ पे THQ हॉस्पिटल बनाने के हवाले से तकरीबन 86 करोड़ रुपए उसके ऊपर तामीराती कामों के ऊपर लागत आएगी, तो उसे मंजूर कर लिया गया है। अब फंड उसके जैसे रिलीज़ होंगे। अब देखें ये PC1 जमा करवाया गया था माली बजट 2025-26 में, अब जा रहा है अक्टूबर का महीना। अब अक्टूबर के महीने में सरकार ने इसे ओके किया है। अब सरकार इसके फ़ंड देखें कब तक जारी करेगी। मुझे लगता है कि दिसंबर या जनवरी में जाके इसके कोई फ़ंड थोड़े बहुत जारी करेंगे, उसके बाद तामीराती काम शुरू होंगे, और मेरे ख्याल में 50 से 60 बेड पे मुश्तमिल जो THQ अस्पताल बनेगा ये आवाम के लिए खुश आइंद अमल होगा। और जंग के क्यों देखें जंग रोड पे क्यों ज़रूरी था, जंग रोड पे आप चले जाएँ, जंग फैसलाबाद से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर है, तकरीबन 70 या 80। अब आप देख लें पैंसरे चले जाएँ, पैंसरा फैसलाबाद से बनता है 30-32 किलोमीटर, 30-32 किलोमीटर तक फैसलाबाद में कोई भी बड़ा अस्पताल नहीं है। जनरल बच्चों का एक है चिल्ड्रन अस्पताल जंग रोड पे, मगर अगर बड़ों के वाले से बात की जाए तो उनके लिए कोई भी अस्पताल नहीं है 30 किलोमीटर एरिया तक। तो अब 68 जीम्बे पे, क्योंकि वहाँ पे आप देखें एयरपोर्ट भी है, बाईपास है, चिरागाबाद मोटरवे है, तो इसलिए वहाँ पे आए रोज़ ट्रैफिक हादसा होते थे, कीमती इंसानी जानें जो थी वो ज़ाया होती थी, जिस पर उन्होंने कहा कि वहाँ पे अस्पताल बनाना ज़रूरी है, वहाँ पे अस्पताल बन रहा है। इसी तरह आप देखें हमारा जनावाला है, जनावाला कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी तहसील है, बिल्कुल, और वहाँ पे जो THQ है वो तकरीबन 90 बेड पे मुश्तमिल है। ठीक है। अब वहाँ पे सैयद वाला इंटरचेंज लगती है मोटरवे, और वहाँ पे आए रोज़ ट्रैफिक हादसा होते हैं, मगर वहाँ पे भी बेहतर इलाज की सहूलत नहीं है। मरीज़ों को लाइट 1 या लाइट 2 रेफ़र किया जाता है, वो भी तकरीबन कुछ 40 किलोमीटर का फासला बनता है कि 40 किलोमीटर का फासला तय करते मरीज़ जो है वो रास्ते में दम तोड़ देता है। अब वहाँ पे एक ट्रामा सेंटर बनाने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर की खसूसी काविश के 22 जगह में देख ली है, मंजूर हो गई है, अब उसके ऊपर विजिट किए जा रहे हैं, और बाकायदा ट्रामा सेंटर बनाने के हवाले से 50 से 60 बेड पे मुश्तमिल ट्रामा सेंटर होगा। और इसमें अच्छी बात यह है कि न्यूरो का डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है, क्योंकि न्यूरो के डिपार्टमेंट के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद में अलाइड 1 में है या अलाइड 2 में साल 2025 में अब बनाया गया है, मगर वहाँ पे भी एमरजेंसी तौर पे इस तरह की सहूलत नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, इसलिए मरीज़ों को ज़्यादातर जो है वो अलाइड 1 रेफ़र कर दिया जाता है। अब अगर वहाँ पे ट्रामा सेंटर जनावाला में बना रहे हैं और वहाँ पे न्यूरो का डिपार्टमेंट लेके आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी खबर नहीं, एक बहुत बड़ी खबर है कि देखें आपके जिस्म में किसी भी हिस्से पे अगर चोट लगती है तो मौत वाक़या नहीं हो सकती इतनी जल्दी से, मगर आपकी अगर हेड इंजरी होती है तो उसमें फिर तकरीबन 100% चांसेस होते हैं कि इसमें इंसान की जान भी जा सकती है। और ऐसे में अगर आपको जनावाला में न्यूरो डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है, ट्रामा सेंटर में ऑर्थोपेडिक और इसके अलावा सर्जरी से मुतल्लिक डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है ट्रामा सेंटर का, तो ये एक अच्छी खबर होगी। इलाका मकीन ना सिर्फ मुस्तफ़ीद होंगे बल्कि दीगर अफराद जो कि यहाँ से सफ़र करके दीगर शहरों में जा रहे होते थे और ट्रैफिक हादसा का शिकार हो जाते थे, तो उन्हें भी वहाँ पे नज़दीकी इलाज मुआवजे की सहूलत जो है वो मुयसर आ सकेगी। ये सरकार के 2 इनिशिएटिव हैं जिसके ऊपर अब काम जारी है। अगर पिछले मनसूबों के से बात की जाए, डिस्कोट है हमारा, उसे THQ का दर्जा दिया गया, मगर उसके तामीराती काम जो है मुतासर है। मदर एंड चाइल्ड हमारा ककुआना बनाया जा रहा था जड़ाला रोड के ऊपर, तो उसकी अगर सूरत हाल की से बात की जाए 10 बेड पे मुश्तमिल था, उसके फ़ंड सही तरीके से जारी नहीं हो सके, वो भी काम हमारा रुका हुआ है। समुद्री ट्रामा सेंटर बनना था, उसके फ़ंड जो है वो रिलीज़ नहीं हो सके, वो वहाँ पे ट्रामा सेंटर इसी तरीके से परवान नहीं चढ़ सका। इसी तरह हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं सेहत के मसाइल को हल करने के लिए, लेकिन फ़ंड्स का ना होना या फ़ंड्स के इश्यूज़ में ताख़ीर होना ये कहीं ना कहीं इल्तवा का शिकार कर देता है मनसूबों को। फिर ऐसे 100 मनसूबा जात भी लेकर आएँ, उसका फ्रूटफुल देखिए मैं सबसे नज़दीक जो है हमारे इधर वो ककुआना बनता है मदर एंड चाइल्ड हस्पताल, अगर मैं सबसे नज़दीक अगर आपको वहाँ पे लेके जाऊँ तो अमारत अब खंडरात की शक्ल इख्तियार कर रही है। उसके ऊपर करोड़ों रुपए जो है इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, 10 करोड़ रुपए का मंसूबा था और अब मेरे ख्याल में ये 15 करोड़ तक चला जाएगा, और तकरीबन 3 से 4 साल से उसके ऊपर काम रुका हुआ है। काम रुकने के बाइस अब वहाँ पे खंडरात बन चुके हैं। वहाँ ज़ाहिर बात है वहाँ पे नशे बैठते होंगे या लोगों के इस्तेमाल में होगी, कोई चौकीदार नहीं, वहाँ पे कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है। ये मैं आपको सबसे नज़दीक बता रहा हूँ। अगर आप डिस्कोड चले जाएँ तो डिस्कोड में जो THQ बना था उसका काम रुका हुआ है 2-3 साल से,
वो भी मंसूबा जो है पाया तक मिलते नहीं पहुँचे। जब तक फ़ंड जारी नहीं किए जाते काम रुकते हैं, काम जब रुकते हैं तो वो खंडरात की शक्ल इख्तियार करते हैं। और देखिए वो करोड़ों रुपये जो लगा होता है वो ज़ाया जाने का खर्चा होता है, और बरवक़्त तकमील ना होने के सबब इसकी लागत में जो है वो इजाफा होता है। कि एक चीज़ आप जैसे अभी ब्रेक के बाद आप जिक्र कर रही थी कि सोने की कीमत के हवाले से कि आए रोज़ आप देखिए कीमतें उतार चढ़ाव होता रहता है। अच्छा, अब ये होता है कि जी आज ईंट का रेट और है, सीमेंट का रेट और है, कल इनका रेट जो है वो और होगा, इनकी कीमतें भी आए रोज़ जो बढ़ती जा रही है। ये बात है कि अगर पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं और कोई इनिशिएटिव हेल्थ के हवाले से या किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से लिए जा रहे होते हैं तो उन पर फौरी अमल होना चाहिए। एटलीस्ट फंड्स जो हैं रिलीज़ कर देने चाहिए। हेल्थ के हवाले से फर्दर भी बात करेंगे। जी वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम अब बात करेंगे वकला के हवाले से। वकला जो हैं वो हमारी सोसाइटी का एक अहम पहलू भी हैं, हमारी सोसाइटी में कलीदी रोल एक प्ले कर रहे होते हैं इंसाफ को फरहमी के लिए भी। अब जी हो रहे हैं पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन जो कि 1 नवंबर को हैं। वकला के मसाइल क्या हैं इस पर भी हम सबसे पहले बात करेंगे और फिर किस तरह से इलेक्शन कैंपेन दिखी जा रही है इस पर भी बात करेंगे। तो इमरान असलम, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वकला हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा हैं और इनके मसाइल समझें कि हम सब के मसाइल हैं। अगर वकला एम्पावर होंगे तो इंसाफ की जो फरहमी है वो आसान हो जाएगी। वकला के क्या क्या मसाइल देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। आइनो जो कानून है उसकी बालादस्ती के हवाले से बात करें तो हमारे जितने भी बार एसोसिएशन हैं उनका बड़ा किरदार अदा रहा है, और ऐसे में वज़ीर कानून की जानब से हर साल हर माह फैसलाबाद डिवीज़न में टोबा टैक्सिंग, फैसलाबाद और दीगर जितने भी हमारी अजला हैं उनके लिए फ़ंड्स भी रखे जाते हैं। बाल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुलाकात भी करते हैं। तो इनके मसाइल हैं। इनका बड़ा जो मसाइल ये था कि फैसलाबाद में जो यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ पर अंडरपास या फ्लाईओवर के हवाले से तजवीज़ दी गई थी, जिसको फैसलाबाद चैम्बर ऑफ फैसलाबाद जो बार एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट की जानब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट को अप्रोच किया गया था। चूँकि यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर साइल आते हैं और केसेस आते हैं, सुनवाई होती हैं, मुख्तलिफ केसेस लगते हैं। तो बड़ा मतलब ये था कि एक तो जो रोड क्रॉसिंग के मसाइल हैं और इसको हल किया जाए कम से कम, या तो यहाँ पर जैसा कि लाहौर की तर्ज में है कोई ग्रीन बेल्ट तर्ज का कोई बनाया जाए ताकि लोग एक फुटपाथ का इस्तेमाल कर सकें, या फिर ऐसा है कि इसको अंडरपास की शक्ल दी जाए ताकि जो ट्रैफिक का बहाव है, क्योंकि यहाँ पे सीपी ऑफिस है और सेफ सिटी भी है और इसमें आरपी ऑफिस भी है और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भी है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी है। आप अब देख लें कि जुडिशल कम्प्लेक्स फैसलाबाद बन रहा है यहाँ पर, और डीएचडीसी तमाम जितने भी हमारे मेन जो गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिस हैं वो यहाँ पर हैं। और इसको आई थिंक सिग्नल फ्री बनाने के हवाले से बड़ा किरदार अदा करना चाहिए। बड़ा अच्छा था बार एसोसिएशन की जानब से जो डीसी को कहा गया था कि जनाब अगर यहाँ पे ये बना दिया जाता है तो फैसलाबाद के जो ट्रैफिक के मसाइल है वो किस हद तक कम हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो आए रोज़ अदालतों में जो किलिंग के वाक़यात है वो भी रुक सकते हैं, क्योंकि सेफ सिटी किस हद तक मौसर पा रही है इस पर निशानदेही कर रही है। लेकिन बात वही है कि जब तक हमारे जितनी भी चैम्बर कम्यूनिटी है या बार कम्यूनिटी है या सहाफ़ी कम्यूनिटी है, इनके मसाइल हल नहीं होंगे तो आई थिंक मेन जितनी भी इनके मसाइल है वो हल होने चाहिए ताकि ये अपनी कम्यूनिटी को डेवलप कर सकें और ज़िला इंतज़ामिया और जितनी भी आप लोगों के लॉ इन्फोर्समेंट के अदारे हैं उनके साथ हर मुमकिन ताउन कर सकें। बिल्कुल इसी तरह से है कि वकला कम्यूनिटी के मसाइल हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंजाब बार कौंसिल इलेक्शन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। ज़्यादा कैसी तैयारियाँ देख रहे हैं, कितने उम्मीदवार हैं फैसलाबाद से जो हिस्सा ले रहे हैं? अच्छा, डिवीज़न फैसलाबाद में 30 उम्मीदवारान हैं जो कि, क्योंकि मैं पहले बता दूं कि पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात होते कब हैं। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात 5 साल के बाद होते हैं। कोई भी उम्मीदवार अगर कामयाब होता है पंजाब बार कौंसिल की सीट पे तो वो 5 साल के लिए वकला का सेहरा जो है वो उसके सिर सजा दिया जाता है कि वो ये पंजाब बार कौंसिल का मेंबर है। फैसलाबाद में मैं सबसे अहम अगर बात करूँ लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर की तरह फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच बनाने के हवाले से मुतालबा अरसा दराज से चला आ रहा है। अब भी वकला जो है जो वोट ले रहे हैं, जो अपनी कंपेन कर रहे हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि हम हाई कोर्ट बेंच के क़याम के हवाले से यहाँ पे जो है वो कोशिशें करेंगे। इसी तरह फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा मसाइल जो हैं वो पार्किंग का मसला वकला के हवाले से चला रहा है कि अगर आप चले जाते हैं तो आपको कचहरियाँ सेशन कोर्ट के गिरदोनवा में आपका पैदल गुजरना भी दुश्वार है, इतना कि वहाँ पे जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। आरपी ऑफिस से लेकर हलाल अहमद चौक तक तमाम गाड़ियाँ किसकी खड़ी हैं? वकला की खड़ी हैं। अगर कचहरियों के बैक साइड पे बात की, जिसे सर्कुलर रोड कहा जाता है, वहाँ पे अगर आप चले जाएँ PSO पेट्रोल पंप से लेकर चिनौर बाज़ार के कॉर्नर से लेकर कचहरी बाज़ार चौक तक, बल्कि ऐसे भी आगे तक,
तो आपको यहाँ गुमटी तक तो आपको यहाँ पे वकला की गाड़ियाँ खड़ी नजर आएंगी। इसी तरह अगर आप डिप्टी कमिश्नर के गिरदोनवा में देखें तो यहाँ पे भी आपको वकला की गाड़ी नज़र आएंगी। अगर आप ज़िला कौंसल को देखें तो ज़िला कौंसल के अंदर और गिरदोनवा में भी आपको वकला की गाड़ियाँ नज़र आएगी। परवीन शाकर कम्प्लेक्स को देखें तो ना सिर्फ उसके अंदर और उसके गिरदोनवा भी आपको वकला की गाड़ियाँ नज़र आएगी। ये है वकला के पार्किंग के मसाइल और इन वजह से पैदल गुजरना दुशवार होता है। टारगेट किलिंग के वहाँ पे वाक़यात होते हैं, जो मुलजमान पेशी पे आते हैं या मुद्दई पार्टी पेशी पे आती है तो वो जो है वो गोलियों का निशाना बन जाती है। क्यों? जगह की तंगी और वहाँ से बंदे गुजर रहे होते हैं, रश काफ़ी होता है तो इंसान की पहचान नहीं होती। पंजाब बार कौंसिल की से बात की जाए तो 30 के करीब सीट्स हैं। फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार इस दफ़ा सामने आए हैं। गुज़िश्ता सालों की निस्बत 20 उम्मीदवार सामने हैं। चिन्योट कल से बात की जाए तो 2 उम्मीदवार वहाँ से सामने आए हैं। झंग कल से बात की जाए तो 3 उम्मीदवार वहाँ से सामने आए हैं। अगर टोबा टैक्सिंग की बात की जाए तो वहाँ पे 5 उम्मीदवार सामने आए हैं। इस तरह ये तकरीबन 10 और 20-30 उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान मुकाबला होगा। 7 उम्मीदवार जो है वो कामयाब होंगे इन 30 में से। अब देखें कि 7 उम्मीदवार कौन से कामयाब होते हैं। 4 सीट्स फैसलाबाद की होंगी, एक चिन्योट की होगी, एक जंग की होगी और एक ही टोबे से सीट जो है वो कामयाब होगी। तो इस तरह 60 सीट्स होंगी फैसलाबाद डिवीज़न में। तो फैसलाबाद में अगर मैं जहाँ तक अगर क्योंकि हमारा मकसद होता है किसी के दिल आज़ारी ना हो, हर इंसान ही जो वोट लेने के लिए मैदान में आया वो अपने आप को मजबूत कैंडिडेट समझता है कि मैं जो है वो कामयाब होऊंगा। ज़ाहिर बात है जब वकला से मिलता है तो वकला जो है वो उसे दिलासा दिलाता है कि हम आपके साथ हैं। और वकील से वोट लेना जो है बहुत मुश्किल होता है। ज़ाहिर बात है वकील से अगर आपने वोट लेना है तो वकील ने अगर मैंने अक्सर को देखा है कि बड़े बड़े खाने दिए जाते हैं वकील की जानिब से। अगर जब कोई भी वकील खाना देता है, कैंडिडेट खाना देता है तो वहाँ पे राउंड अबाउट 3000-3500 वकील जमा हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा 3000-3500 वकील को देख के जो कैंडिडेट होता है वो बहुत खुश होता है और कहता है कि यार इतने बंदे मेरे पास आ चुके हैं, मेरे साथ खड़े हैं तो मेरी सीट जो है वो नंबर 1 पे होगी। अच्छा यही कोई और कैंडिडेट खाना करता है तो 3000-3500 वकील वहाँ पे भी पहुँचे होते हैं। इसी तरह तीसरा एक सीट के वाले से बात करूँ, अगर सेक्रेटरी की सीट पर 4 उम्मीदवार हैं और 4 उम्मीदवार ही खाना देते हैं तो हर उम्मीदवार के पास 3-3 हज़ार ही बंदे पहुँचेंगे और हर बंदा समझता है कि जी मैं इस दफ़ा कामयाब हूँगा और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वकला को देखे। मगर होता क्या है जी 100 वोट निकलते हैं, 150 वोट निकलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 400 वोट निकल गए। ठीक है, तो अब उम्मीदवार के दरमियान जो मुकाबला है फैसलाबाद में, जहाँ तक मैं समझता हूँ फैसलाबाद में इस वक्त 6 से 7 अहम शख्सियात के दरमियान कांटेदार मुकाबला है जी। और अब देखना है कि 6 से 7 उम्मीदवार में से 4 उम्मीदवार कौन से सामने आते हैं, कौन जो है वकला किसके सेरा से जाते हैं। ये तो अब जब इंतखाबात गालिबन 1 नवंबर को जा रहे हैं तो तब ही पता चल सकेगा कि अब क्या सूरत हाल होने जा रही है। आप बात कर रहे थे कि खाने की एक महफिल का अहतमाम होता है। मुझे ये लगता है कि हमेशा उस इंसान को, उस पर्सन को इक़्तिदार में आना चाहिए जिसका एक विजन हो, जो कि बाकी लोगों के लिए आवाज़ उठाना जानता हो। देखिए विजन से मुताबिक जैसे मैंने आपको बताया कि फैसलाबाद कल से बात की जाए डिवीज़न के हवाले से सबसे ज़्यादा पुराना और दरीना मसला जो 30-35-40 साल से चलता रहा है वो हाई कोर्ट बेंच है। और हर साल जब सालाना इंतखाबात होते हैं या 5 साल के बाद पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात होते हैं तो बात एक ही होती है कि इस दफ़ा हम कुछ ना कुछ वो हाई कोर्ट बेंच के क़याम के लिए फैसलाबाद में किरदार अदा करेंगे। मगर हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं होता। पार्किंग के मसाइल हैं उनके हल के लिए दावे किए जाते हैं, हम देखते हैं उसका कुछ नहीं हुआ। नए चैम्बर बनाने के हवाले से दावे किए जाते हैं, हम देखते हैं कि उसका भी कुछ नहीं हुआ। अगर आप मौजूदा इस दफ़ा देखें तो कहा गया था कि हमने चैम्बर की जगह देख ली है, नए चैम्बर जो बख्शी खाना ख़त्म करके पुराना वहाँ पे नए चैम्बर तमीर किए जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से ज़्यादा अब ये है कि देखते हैं कि वकला के मसाइल हल कराने के लिए कौन लोग जो हैं वो इन सीट पे मुंतखब होते हैं। हमारी तरफ से सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक है कि जी फैसलाबाद की बेहतरी के लिए जो लोग काम करें। बहुत शुक्रिया इमरान असलम फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया ज़ादार हुसैन, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, वकला के मसाइल के हवाले से भी बात की। सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, सेहत का अपना ख्याल रखें। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं सब्जियों, फलों और चिकन की कीमत के हवाले से। हम देखते हैं कि रोज़ाना इनकी कीमतों में रद्दोबदल आता है। कभी सब्जियां हमें सस्ती दिखाई देती हैं, कभी महंगी दिखाई देती हैं और चिकन के रेट भी हमें गैर मुस्तहकम दिखाई देते हैं। कभी तो कीमत जो है वो हमारी रेंज में होती है और कभी कीमत जो है वो हमें आसमान से बातें करती हुई दिखाई देती है। ऐसे में हमारा रोज़ाना का बजट जो है वो वेरी कर रहा होता है। आज का बजट क्या आपकी जो लिस्ट के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम देखते हैं हमारे आज के भाव सेगमेंट में। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसी नकवी, बताइएगा कि आज आप मार्केट में क्या सिचुएशन देख रहे हैं फलों, सब्जियों और चिकन की कीमत को लेकर।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से रोज़ जुमे की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है वो 11 रुपये सस्ता होते ही 443 रुपये से 432 रुपये हो चुका है, जबकि अंडा फार्मी 1 रुपये इजाफे के बाद 324 से 325 रुपये फ़ी दर्जन है। आलू कच्चा चल का अपनी साबका कीमत 80 रुपये पर कायम है। प्याज साबका कीमत 80 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, जबकि टमाटर साबका कीमत 165 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। अदरक चाइना 5 रुपये इजाफे के बाद 515 से 520 रुपये हो चुका है, जबकि लहसुन हरनाई बगैर तो बदल के 270 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। सब्ज़ मिर्च 75 रुपये फ़ी किलो अपनी साबका कीमत पर कायम है। फूल गोभी 5 रुपये कमी के बाद 120 से 115 रुपये हो चुकी है, जबकि बंद गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद 160 से 170 रुपये हो चुकी है। घिया कद्दू साबका कीमत 120 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, जबकि बैंगन 60 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। इसी तरह खीरे 5 रुपये इजाफे के बाद 95 से 100 रुपये फ़ी किलो हो चुके हैं, जबकि मटर बगैर तो बदल के 390 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। शिमला मिर्च 280 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। इसी तरह भिंडी तोरी 180 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। अरबी 90 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रही है, जबकि फलों में देखा जाए तो सेब गाचा 10 रुपये इजाफे के बाद 260 से 270 रुपये हो चुका है। केला अपनी साबका कीमत 110 रुपये फ़ी दर्जन पर कायम है, जबकि जापानी फल 160 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। अनार कंदारी 220 से 230 रुपये हो चुका है, जबकि चकोतरा साहब का कीमत 140 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। देखा जाए तो फलों और सब्जियों की कीमतों में रद्दबदल रिकॉर्ड हुआ है, जबकि ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है उसकी कीमत में कमी आई है। बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं सालगिरह के दिन के हवाले से। आपकी सालगिरह हमारे लिए भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए भी उतनी ख़ास है। हम आपकी सेलिब्रेशन में शामिल होना चाहते हैं और आपकी सेलिब्रेशन को हम सिटी एट 10 में शामिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको बर्थडे के हवाले से वीडियो पिक्चर्स हमें व्हाट्सएप करनी होगी और आपकी जो बर्थडे है वो हम सिटी एट 10 में शामिल करेंगे। राव नईम को भी सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे और आप अपनी हर सालगिरह इसी तरह से मनाते रहें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं हमसाए के हकूक़ के हवाले से। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो एक तरफ हमें हमारा जो कनेक्शन है वो हमारे रब से मजबूत बनाता है और दूसरी जानिब मुआशरे में फ़लाह बहबूद के हवाले से, खैर ख़ाही के हवाले से, बर्दाश्त के हवाले से हमें दर्स देता है। कुरान पाक में जहाँ पर हमारे वालिदैन के हकूक़ हैं, जहाँ पर औलाद के हकूक़ हैं, जहाँ पर मसाकीन के हकूक़ हैं, जहाँ पर यतीम के हकूक़ हैं, वहीं पर हमसायों के हकूक़ भी हैं। लेकिन आज की सोसाइटी में जहाँ पर हमारी अपनी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है, हम इन हकूक़ को उस तरह से अदा कर पा रहे हैं जो हम पे लाज़िम मलज़ूम है? अगर नहीं तो किस तरह से हम अदा कर सकते हैं? इस्लाम में हमसाये के हकूक़ की अहमियत क्या है? इस पर हम बात करेंगे और इस पर हमें बात करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अल्लामा सैयद हसन मुज्तबा तरमज़ी साहब ने। इस्लामी स्कॉलर भी हैं, निज़ाम आला जामिअतुल कुरान प्रोग्राम्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अल्लामा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम जी, के लिए शुक्रिया। वक्त निकाला और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है मौलाना मोहम्मद इब्राहिम अब्दुल्ला साहब ने। इस्लामी स्कॉलर भी हैं, चीफ़ एथिकल प्रो भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मौलाना साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले अल्लामा हसन मुज्तबा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस्लाम में हमसाये के हकूक़ की अहमियत के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाबुदुल्लाह व ला तुश्रिकु बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व जारि ज़िल कुर्बा व जारिल जुनुब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आज जुमे का दिन है, बरकतों वाला दिन है। कसरत से अवाम दुरूद पाक पढ़े और हम अपने मुल्क की सलामती के लिए भी दुआ गो है और मुबारकबाद पेश करते हैं अफवाज पाकिस्तान को कि जिन्होंने एक दुश्मन के बाद दूसरे जो हमारा हमसाया ना जाने क्यों बन गया, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। अल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान को सलामत रखे और हमारी रियासत को सलामत रखे। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। इस्लाम, जैसे आपने स्टार्ट में कहा, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। वो हमें ज़िंदगी गुजारने का ढंग तरीका सिखलाता है बेशक। और इस्लाम क़यामत तक के लिए था। अब कुरान और हदीस का मुतालिया करें तो आपको साबका अदयान को पढ़े और हमारे दीन को पढ़े तो आपको एक वो ऐसा इसमें पैगाम नज़र आएगा जो सबसे मुनफरद है उसी अदयान में से। लेकिन अल्लाह ताला जल्ला मजदुहुल करीम ने इस कुरान पाक के अंदर जहाँ अपनी वहदनियत का दरस दिया
और उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम की रसालत और अताअत का हुक्म दिया। वल बिल वालिदैन एहसाना, और वालदैन के साथ एहसान करने का हुक्म दिया। साथ ही यतीमों का हुक्म दिया इसी कुरान ने, मसाकीन का दिया, और उसके साथ ही हमसाया का। और हमसायों में तफरीक कर दी, वो करीब का हो या दूर का हो। यानी अगर इंसान के जहन में कहीं वसवसा आ जाए कि मेरे दाएं और बाएं वही हमसाया है, कुरान ने इस वसवसे को भी दूर फरमा दिया। सही। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने आगे भी इरशाद फरमाया, आयात सूरह निसा की आयत का मफ़हूम, कि आप जिस मजलिस में बैठ जाए, वो रेलगाड़ी हो, वो ट्रेन हो, वो एरोप्लेन हो, या वो एनीवन एनीथिंग कोई चीज़ हो जहाँ बैठे हो, तो आपकी हमसायगी है। जो साथ वाला है वो आपका पड़ोसी है। नबी पाक ने अब इस आयत की शरह में और भी आयात है, सूरह मुज़म्मल के अंदर भी है और दीगर जगह पर भी है। अब अहादीस की रोशनी में अगर देखा जाए तो अहादीस का मफ़हूम है कि हज़रत जिब्राइल अमीन इतना हमसायों की फ़राइज़ का, आसन हकूक़ का, उनके साथ नेक बर्ताव का इतना दरस देते कि गुमार था कहीं आपकी वरासत में वो हिस्सेदार ना बन दे। यानी जो आपके वालदैन की तरफ से विरसा है, जिसमें आपकी बहनें और भाई और दीगर अहबाब होते हैं, आज अफसोस की बात हम उससे भी लोगों का हक लूट कर, बहन भाइयों का हक लूट कर शायद हम उम्रे को तरजीह देते थे। इसी को इकबाल ने फरमाया था, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। और हमसायगी कितनी है, इसे फ़ुक़हा ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तकसीम किया है। 40 घरों तक आता है, ठीक है। लेकिन मैं समझाता हूँ, क्योंकि हम देहात में भी गुफ्तगू करने जाते हैं और शहरों में भी। शहरों का माहौल और है। अगर आप देहात में ताज़े वाला आगे वो जाता हूँ देहातों में, तो वहाँ अगर 5-6 गाने तो डारियाँ नुमा होते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। अगर वो अब डारी गिने तो हमारे महल्ले से दूर बढ़ जाती है। एक ये है कि वो है। तो मैं कहता हूँ कि पुराने अदवार के अंदर ये तरीका था रहने का। वो जो आप 40 कैलकुलेट करोगे तो मैं कहता हूँ कि आप मोटर से आपकी पूरी यूसी बढ़ जाएगी तकरीबन। लेकिन फिर कौन ज़्यादा करीब है, इसका जवाब भी हदीस पाक से लेते हैं। अब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किसी चीज़ को बनाया और अल्लाह ताला के महबूब से अर्ज़ की, मफ़हूम है हदीस पाक का, ये चीज़ है मैं किसको भेजूँ। ठीक है। दाएँ भी हमसाए हैं, बाएँ भी हमसाए हैं। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक जो इरशाद फरमाया कि जो तुम्हारे दरवाजे के ज़्यादा करीब है उसका ज़्यादा हक़ है। ठीक है। यानी जो दरवाजे वो पहला हक़ है। और इस पे जैसे कि आपने तो बात की कि गैर मुस्लिम हो, जैसे आप वक्फे से पहले फरमा रही थी कि अगर नहीं, इसके लिए ये तामीज़ नहीं है, उसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी। मुसलमान के हकूक़ ज़्यादा है, लेकिन गैर मुस्लिम भी जो आपका हमसाया है, इस्लाम उसको वो हकूक़ देता है। आपने मोहब्बत से पेश आना है, उल्फत से पेश आना। और वाबिल वालिदैन एहसाना, अगर आप एहसान को लुगत में देखें तो क्या है, मोहब्बत, रवादारी, बर्दाश्त, उसके दुख में शरीक होना, उसके गम में शरीक होना, उसकी गैर वजूदगी में उसकी हिफाजत करना और मवद्दत करना। आप ज़रा डिक्शनरी में एहसान के लफ्ज़ों में जाए तो परेशान हो जाएंगे कि हमें शायद मुकम्मल मीनिंग का ही नहीं पता। तो अब क्या होगा जब हम हमसायों के साथ शफ़क़त, नरमी, इखलाक का बर्ताव करेंगे, तो इस्लाम चाहता है पुरअमन और प्यारा मुआशरा मार्ज़ वजूद में आए, वो मार्ज़ वजूद में आए। अब इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस का जो फ़रामीन है वो हमें ये सिखलाता है, इस्लाम हमें ये दर्स देता है कि अक्सर वो जो गोश्त पके तो कुतुब तफासीर में कि उसको शोरबा करो, ज़रा उसको पतला करो, भूना तो कम होगा, और अगर थोड़ा सा वो लिक्विड हो जाएगा तो वो ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हमसायों की तरफ भेजो। पुराने हमने अपनी ज़िंदगी में देखा, यानी मैं 94 से 99 की दिहाई तक बात करूँ, 2000 के बाद तो ज़िंदगी बदल गई। हमने देखा कि जब बर्तन किसी दूसरे की तरफ जाता था तो वो जो हमारी बीबियाँ थी, हमारी माएँ, वो कभी भी बर्तन को खाली नहीं भेजा करती थी। उसमें कुछ ना कुछ डालकर जो है, अगर उस वक्त नहीं दे रहा तो कहना भी कल आएगा बर्तन, मैं खुद देने आ जाऊंगी, मेरा बेटा देने आ जाएगा। तो वो तोहफा देने से क्या होता है, बड़ा खूबसूरत वक्त था, बहुत खूबसूरत वक्त था। वो है ना, मेरे बचपन के दिन एक नज़म है, लौटा दे, तो वो वाक़ईतन वो एक ऐसी सादगी थी,
और उसमें यकीनन शायद ये सोशल मीडिया नहीं था, इतनी अफरा तफरी नहीं थी। आज तो हम एक कमरे में बैठे हैं, शायद माँ बाप के हकूक़ से हम जानते नहीं हैं, बेटों के हकूक़ को हम जानते नहीं हैं, अज़वाज के हकूक़ को हम कम हक को जानते नहीं हैं। आज तो घरों में दूरी, इस सोशल मीडिया ने दूरी भी डाल दी बिल्कुल है। इसी तरह से आज के दौर के हवाले से बात करें, मुआशरा हम देखते हैं कि दिन ब दिन बदअमनी है, हम देखते हैं कि अदम बर्दाश्त है, कहीं ना कहीं हमारे दीन से दूरी है। हम जितना ज़्यादा अपने दीन के साथ कनेक्ट होंगे उतने ज़्यादा हमारे ऊपर जितने भी हकूक़ है, जितने भी फ़राइज़ हैं, उन्हें पूरा करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर मौलाना साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर इस्लाम में हमसाये के हकूक़ के हवाले से बात करें, नो डाउट बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है, लेकिन इसके बावजूद हम आज के दौर में उस तरह से हकूक़ पूरे नहीं कर पा रहे। क्यों, रीज़न है, किस तरह से हम पूरे कर सकते हैं ये हकूक़ की अदायगी, इस पर मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूँगी। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं हमसायों के हकूक़ के हवाले से। मुआशरे में अगर हम किसी भी फ़र्द के हक़ अदा नहीं करते, हकूक़ अदा नहीं करते, तो सोसाइटी में बिगाड़ आता है और हमारा जो हमसाया है, हमारा जो नेबर है, वो भी हमारी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन हम उसके हिस्से के हकूक़ अदा नहीं कर पाते। इस्लाम में बार बार वाज़े तौर पर हमसायों के हकूक़ जो हैं इसकी अदायगी पर जोर दिया गया है। मौलाना इब्राहीम अब्दुल्ला साहब, आपसे मैं ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रही थी कि हमसायों के हकूक़ के हवाले से, अदायगी के हवाले से कुरान और सुन्नत में क्या फरमाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आज आपने इनवाइट किया और आज हम सब मिल बैठे, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे और हमारे मुल्क को तरक्की दे, हिफाजत फरमाए। और मैं समझता हूँ कि इस्लाम जो है वो अल्लामा साहब ने जिस तरह फरमाया कि मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात है, हमें ज़िंदगी गुजारने का एक रोड मैप देता है इस्लाम, कि किस मौके पर और ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। लम्हा लम्हा हमारी कुरान और सुन्नत जो है वो रहनुमाई करते हैं। इसी तरह कुरान मजीद में सूरत उन-निसा में आयत नंबर 36 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पर अपनी इबादत का ज़िक्र किया, वालिदैन के हुकूक बयान किए और फिर उसके बाद जो है मसाकीन के, गुरबा के, वहीं पर अल्लाह ने वलजारि ज़ुल कुरबा वलजारिल जुनूब में अल्लाह ने ये चीज़ वाज़े कर दी है कि इससे इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि हमसाये के हुकूक क्या हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो करीब के हमसाये हैं उनके अब भी हुकूक बयान किए और जो करीब से थोड़ा दूर हैं उनके भी हकूक़ भी हैं। इसको हम इस अंदाज़ में उलमा बुज़ुर्ग देखते हैं कि करीब के और दूर के, इसमें मुफस्सिरीन तो इसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लिखते हैं कि एक तो रिश्तेदार हमसाये होते हैं, सही, एक रिश्तेदार हमसाये नहीं है, दोनों चीज़ जो है वो इसमें शामिल है। ठीक है, दोनों के हकूक़ का ख्याल जो है वो हमें बताया गया। अब इसी में आपने ज़िक्र किया है कि क्या वजह है, हम क्यों दूर हैं हमसायों के हुकूक में, इन सब चीज़ों में। सूरत क़लम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात हैं उनको बयान किया। वैसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा, हर चीज़ जो है वो महफूज है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और बड़ा ज़बरदस्त हमारे लिए उसवे हसना है बेशक। तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही बयान की एक चीज़ आयत के व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो हैं वो अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज़ हैं। आज हमारे अंदर वो एथिक्स ही नहीं है, वो अखलाकियात को हम भूल गए, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए हमें याद करवाई ये चीज़ कि इस उम्मत में अखलाकियात का जो है वो ज़वाल आएगा, उससे ये समझेंगे इस आयत से। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को बयान करने की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी ज़ोर दिया गया है, सिफ़ात को वाज़े किया गया है। आज उम्मत में वो अखलाक आएंगे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो तब जाकर हमसाये को हुकूक भी समझ आएंगे। बिल्कुल, बड़ों के अदब का भी हमें तकाज़ा होगा, छोटों पर शफ़क़त का भी होगा, कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस हदीस का मफ़हूम है कि जो बड़ों का अदब नहीं करता, छोटों पर शफ़क़त नहीं करता, वो हम में से नहीं है। वाज़े अल्फाज हदीस में हमें मिलते हैं। इसी तरह आज हम देखें, हमसाये हमें इतना अरसा हम रहते हैं, हमें साथ वाले घर का नहीं पता होता है कि इसमें कितने अफराद रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं। बदकिस्मती है हमारे लिए, लम्हा फ़िक्री है कि हमारे दोस्त अहबाब तो उस कम्युनिटी में होते हैं, लेकिन उस जो साथ वाली कम्युनिटी है जिसका हम पर हुकूक वाजिब किए गए हैं, जो हम पर लाजिम है,
जिस तरह एक हुकूकुल हैं, हुकूकुल इबाद हैं, एक अल्लाह के हुकूक हैं, अल्लाह के बंदों के बिल्कुल, हुकूक हैं, हुकूकुल और इबाद उसमें भी सबसे ज़्यादा अल्लाह ने जो चीज़ जो ज़ोर दिया है वो हमसायों के मौलाना हुकूक साहब, पे। आप इस बात से एग्री करेंगे कि हमारी सोसाइटी में ऐसी बेशुमार वाक़यात हमने देखे हैं कि हमें साथ वाले घर से डेड बॉडी मिल रही होती है, वो कई कई दिन पुरानी होती है, और हम नेबर के तौर पे इस चीज़ को नहीं फ़ील करते कि हमारा जो हमसाया है वो कितनी तकलीफ़ में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो बयान किया ना कि कामिल मुसलमान वही है कि जिसकी वजह से उसके हमसाए जो हैं वो खुश हों, नाराज़ ना हो। एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, हमारे पड़ोस में एक ख़ातून है, वो इबादत गुज़ार है, बहुत इबादत करती है, रात भर जो है वो इबादत करती है, लेकिन उसके फ़राइज़ मुकम्मल हैं, लेकिन उसके अखलाक में नरमी नहीं है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नमी है। और साथ ही एक शख्स ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, हमारे पड़ोस में ख़ातून है, वो इबादत जो हैं फ़राइज़ हैं वो अदा करती है, लेकिन उसका अखलाक हमसायों के साथ नरमी है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जन्नती है। तो इस चीज़ से वाज़े होती है अहमियत, हमें सोचना चाहिए। एक तो हुकूक ये है कि हमारे घर के साथ घर है, वो भी हमसायों में। एक ये कि हम किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं, हमारी जो कम्युनिटी है उस कंपनी की वो भी हमसायों में। हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल में जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनके भी हुकूक हैं, हम रास्ते में चल रहे हैं उनके भी हुकूक हैं। इस्लाम ने एक छोटे छोटे पहलू पे हमें रहनुमाई की है, ये हमने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेके आना है, तो तब जाकर मामला जो हैं वो अखलाकियात से शुरू होंगे और अखलाकियात पे ख़त्म होंगे, तो एक खूबसूरत माशरा जो है वो क्रिएट होगा। तो हमने इस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली एक जो अल्लाह ने सिफ़ात बयान की, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आना। जब मैं कहूँगा कि मैं अपने आप से स्टार्ट करूँगा तो मुझे सारा माशरा जो है वो पॉजिटिव नज़र आएगा। इस पे हमने पॉजिटिविटी पे काम करना है, इसको अपनी ज़िंदगी में लेके आना है, फिर एक खूबसूरत माशरा जो है वो क्रिएट होगा। बिल्कुल, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे अमाल से, हमारे अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी ना हो। आज के दौर में हम इस चीज़ पे काम करना बंद हो गए हैं। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी सेटल हो जाए, बाकी चीज़ें नहीं भी हो रही हैं तो कोई मसला नहीं। हमसाए के हकूक़ के हवाले से मैं मौलाना साहब आपसे, अल्लामा साहब, जानना चाहती हूँ कि हमसाए के हकूक़ आखिर हैं क्या? हमें कैसे पता चलेगा कि हम पे ये हक़ जो है या ये हकूक़ हम पे फ़र्ज़ हैं और हमने इनकी अदायगी करनी है? इसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो फरामीन, उसका मफ़हूम ये है कि वो तुम में से मोमिन नहीं जो ख़ुद पेट भर के खाना खा ले और उसका हमसाया जो है वो भूखा रह जाए। अब हमसायों के आप हकूक़ में पूछ रहे क्या आता है, वो बीमार हो उसकी इयादत की जाए, ठीक है, वो गम हो, गमगीन हो, उसके गम में शरीक हुआ जाए, वो खुशी मनाए, उसकी खुशी में उसकी दावत को कबूल किया जाए और शरीक हुआ जाए। फिर अगर वो मर्द घर नहीं है, अब जैसे अपनी ख़वातीन का अपने घर की हिफाजत करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपको पता है कि वो घर में नहीं है या वो इस टाइम जॉब पे जाते हैं या उनके नाइट के काम है, तो आप उसके घर की भी उसी तरह हिफाजत करें। मिसाल दे के समझाता हूँ, रात का टाइम है 11-1 का, ठीक है, सर्दियों का दिन, आपको पता है कि मर्द घर नहीं है उनका, तो अगर दस्तक हुई या नोक हुई, अब यही समझे कि हमारे घर दस्तक हुई है। ये आपका अखलाकी पहलू कि अब देखें वो कौन है। और हमारे यहाँ ये बिगाड़ कब पैदा होता है? एक तो दीन से दूरी, और इसी दूरी की वजह से हसद, बुग़्ज़, मुकाबलाबाजी, कुदूरत, इसने इतना दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया कि जैसा कि वो कॉपी में कह रहे कि अगर हम ऐसे कंपटीशन करें, अगर अल्लाह ने आपके कुली को तरक्की दी है तो अल्लाह से दुआ करना रब्बाना आतिना फिद दुनिया का हक़ है, लेकिन ये नहीं है कि आप उसके हसद में आकर और उसके बारे दिल मैला कर ले, उसके बारे में बुग़्ज़ रखे, फिर वो बगाड़ पैदा होगा। इसी तरह हमने देखा गया, हमारे यहाँ तो मुझे वो अक्सर मुझे मोहल्ले में अक्सर नहीं बहुत ज़्यादा ऐसे हुआ है कि लड़ाई होगी जी आकर सुलह करवा दे, तो जब करीब जाते हुआ क्या, वो धो रही थी या धो रहा था तो पानी उसने ज़रा इधर कर दिया, उसने अपनी वो गटर लाइन को नहीं खलवाया,
वो बच्चे लड़े और बच्चों से गाली गलौज पे चले गए। ऐसी मामूली सी बात कि जैसे वो कहते हैं ना कि जानवर भी बैठ के तो वो सफाई का ख्याल रखते हैं, तो ये क्या सफाई कि हमने अपने घर के आगे साफ कर लिया और सारा जो कूड़ा है वो हमारे हमसाए के घर के सामने। अब ये देखिए, अब एक बुराई मेरी कि ये तो हमने वो सफाई का महकूक की नहीं ना, हमने अपने घर का गंद निकाला तो पूरी गली को गंदा कर दिया। उससे क्या कि पहले की बदबू और दीगर जो है गुजरने वाले राहगीर भी डिस्टर्ब हो गए और आपके जो पड़ोसी है वो तो ज़्यादा ही डिस्टर्ब होगा जिसके आगे कचरा है। इसी तरह हमसायों के हकूक़ में हमने क्या है, उनकी ख़वातीन का गुजरना, ये बच्चे सीख लें, ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो गलियों में चौकों में जो आजकल हमारे ग्रुप खड़े हो जाते हैं एक दुनियावी बातें करने, और बाज़ औक़ात ऐसा कहका लग रहा है, ऐसी गुफ्तगू हो रही है कि गली की बहन और बेटी का गुजरना वहाँ से बहाल हो जाता है। ये आपकी मीडिया ने 12 मरतबा देखा भी है और इसको दिखलाया भी है आपके मीडिया ने। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई आपकी गली की औरत, आपके मोहल्ले की औरत आपको देखकर, आपके इज्तिमा को देखकर, आपके चार की गैलरी को देखकर रास्ता बदल ले, तो उस कुत्ते में, रात के ड्रोने में और आप में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। वो उसे भी देख के रास्ता बदलती है और आपको भी देखकर रास्ता। हमारी नज़र के अंदर हया होना चाहिए, हमारी नज़र के अंदर, और हमें वो इज़्ज़त देनी चाहिए जो हम अपनी बहन और बेटी को देते हैं। यही नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात। मेरे आका अलैहिस्सलाम तो जब मदीने से गुजरते हैं, हम तो बाज़ औक़ात अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते, दूसरों को झिड़कते, तो सरकार सबको वो तकसीम करते हैं तबरक। सब मैं उसे तबरक ही कहूँगा, मेरे आका सबको तहाइफ तकसीम करते हैं। एक जगह हमने बहुत से बच्चे देखे, उनको प्यार करना शुरू कर दिया, हत्ता कि उनका बाप आ गया बच्चों का, यार सो अल्लाह के नबी अब इन्हें प्यार करें, हाँ मैं इनका हकीकी बाप हूँ, मुझे तो इन पर प्यार नहीं आता। तो हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर अल्लाह ने तेरे दिल में प्यार नहीं डाला तो इसमें फिर मेरा क्या कसूर है। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम की आप तालीमात को देखें, फिर क्या होता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब कोई चीज़ पकती तो पड़ोसी और तलकदारों का कितना ख्याल रखते। हज़रत खदीजा और कुबरा जो उनके दोस्त हैं, ठीक है, उनकी जो दोस्तें थी, आप उन तक भी वो तोहाइफ को पहुँचाते। ये तालीमात रसूल अलैहिस्सलाम है। और हमारे यहाँ हम अपनी ईद के कपड़े और वो कंपटीशन, मैंने कहा बुग़्ज़ हसद आगे निकलना है। इसमें अगर पत्थर लगाकर 1 फुट की सीढ़ी की है, मैंने 2 फुट की करनी है। यहाँ तक कि जब 3 फुट सामने वाला बढ़ाता है। अब फैसलाबाद की गलियों का सर्वे कर ले, जो अंदरूने महल्ला है, मैं अशरफाबाद आपको बता देता हूँ, तो बाज़ गलियों से गुजरना बहाल हो जाता है। वो उस बनाने का क्या फ़ायदा कि पूरी गली डिस्टर्ब है, गुजरगाह डिस्टर्ब है। तो ये तो मतलब बिल्कुल इसी तरह से कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे जो अल्फाज हैं उससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, और हमसाए के हकूक़ के हवाले से जितने भी हकूक़ हम पे फ़र्ज़ हैं उनकी अदायगी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माशरे की बेहतरी के लिए। फ़र्दर भी इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। हमसायों के हकूक़ के हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा और हमने सुना कि वो कौन कौन से हकूक़ हैं जो हम पे लाज़िम व मलज़ूम है अगर हम सोसाइटी में बेहतरी के तौर पे अपना रोल अदा करना चाहते हैं। इंडिविजुअली हम देखते हैं कि हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ सब लोग ही कहीं ना कहीं सेल्फिश हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम इंडिविजुअली अपनी ज़ात पे कोशिश करेंगे, अपनी ज़ात पे काम करेंगे, दूसरों के लिए आसानियाँ बांटेंगे, तो सोसाइटी में थोड़ी थोड़ी एटलीस्ट बेहतरी आएगी। हमसाए के हकूक़ के बारे से फ़र्दर भी बात करते हैं। मौलाना साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे नेबर में कोई गरीब घर मौजूद है, कोई गरीब तबके से वाबस्ता है, तो उसकी मदद करने का अजर क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरह हमने सूरत निसा में भी आयत नंबर 36 में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ को वाज़े किया, यहाँ पर हमसायों के हुकूक बयान किए, वहाँ पे मसाकीन के और जिसको हम कह सकते हैं ज़रूरतमंद हज़रात, ज़रूरतमंद पर्सन जो है उनके हुकूक को भी बयान किया। और वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ को वाज़े किया कि जिसको मैं एक हदीस में ये करूँगा, एक कुरान मजीद की आयत में अल्लाह ने ये बयान किया कि इन्नमल मोमिनूना इख्वा, कि मोमिन ईमान वाले तो भाई भाई हैं आपस में। और फिर आप ख़ुद अंदाज़ा करें एक भाई का भाई पर क्या हुकूक है, कितनी अहमियत है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही चीज़ को वाज़े किया कि आपका पड़ोस में, आपके आसपास में, कंपनी में आपके आसपास लोग हैं, मुसाफिर हैं, उसको जो ज़रूरत है आप जितनी कर सकते हैं उसके साथ हमदर्दी, अगर आपके अंदर सलाहियत है
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बयान किया कि अल्लाह भी उस पर राज़ी है और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस पर राज़ी है। तो ज़रा इस बात को हम देखें कि जिस पर अल्लाह राज़ी हो और जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हों, तो मैं समझता हूँ कि कायनात में उसको और कुछ नहीं चाहिए। इसी के लिए हम आए और इसी के लिए हम जाएंगे। एक मुख्तसर सी ज़िंदगी है इंसान की और वापस लौट जाएगा। और ईमान वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि कुरान मजीद का एक अंदाज़ है, एक उसलूब है। कुरान मजीद में 89 दफ़ा अल्लाह ने इस उम्मत को बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में मुखातिब किया। पिछली जितनी भी उम्मतें गुज़री हैं उसको उनके अलक़ाबात से पुकारा, नाम से पुकारा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाहिद इस उम्मत को मोहब्बत में पुकारा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कि ए ईमान वालो। यानी अल्लाह हमसे इतना मोहब्बत और प्यार करते हैं कि हमें यही पुकारते हैं ईमान वालों। और फिर ईमान वालों के फिर ये तकाज़े हैं, हम पे भी ये ज़रूरत महसूस होती है, बल्कि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि हमारे हकूक़ हैं, हमारे भाइयों के, बहनों के, हमारे आसपास जो कम्युनिटी है उसके हकूक़ हैं, उसकी पासदारी हमने ही करनी है। जब मैं अपने आप से स्टार्ट करूँगा तो ज़ाहिरी बात है एक खूबसूरत माशरा देखने को आएगा, नज़र थोड़ा आएगा। ही सही लेकिन बदलाव ज़रूर आएगा। बिल्कुल, अपने अंदर चेंजिंग पैदा करें। आज हम अगर इस हाँ सिटी 41 के मॉर्निंग शो में बैठे इसीलिए बैठे हैं ना कि कुछ पॉजिटिव चेंज आए, बिल्कुल कि हम सब जो हैं अपना भी मुहासबा करें और देखने वालों के लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ जाएं। तो इसलिए मसाकीन के और ज़रूरतमंदों के और हमसायों के, ये जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो फिर ही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होता है। जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो उसमें हमसाये के हुकूक भी आएंगे, छोटी छोटी चीज़ें आएंगी। अगर आपकी वजह से कोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका किसी इंसान को मुस्कुरा कर मिलना, सलाम करना या उससे बात करना, ये भी एक सदका है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ आज के इस दौर की सबसे जो ज़्यादा नीड है वो यही है। बिल्कुल इसी तरह से हम अखलाक के भूखे हैं, मोहब्बत के, उल्फत के और इंसानियत के नाते। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो अमली नमूने के तौर पे हमारे सामने मौजूद है। इससे अल्लाह के हमें नबी इस्तिफ़ादा सल्लल्लाहु अलैहि हासिल वसल्लम की करना जो चाहिए। सीरत है वो एक एक पहलू जो है वो महफूज है। हमने उससे जो है वो अब रहनुमाई हासिल करनी है, कुरान से रहनुमाई हासिल करनी। तो फिर एक माशरा जो है वो एथिकल लीडरशिप के हवाले से अगर देखें तो वो अपने घर से ही और अपने हमसायों से ही शुरू होता है। बिल्कुल। उसका आगाज़ वहीं से होता है, वहीं से जो है वो इंसान जो है परवान चढ़ता है। ये हमारे लिए एक लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन ज़िंदगी है, उसी से हमें इन सारे हुकूक़ का जो है वो चीज़ें जो है वो वाज़े तौर पे मिलती हैं। बिल्कुल इसी तरह से। और एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारा माशरा बड़ी बिगाड़ की जानिब चल पड़ा है, हमारी सोसाइटी में ये चेंज हमें रिक्वायर्ड है। हम चाहते हैं कि जहाँ पर अमन हो, जहाँ पर बर्दाश्त हो, लेकिन दूसरी जानिब हम हमारे जो हकूक़ हैं, जो हमारे पे फ़र्ज़ है, वो अदायगी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा माशरा जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ साथ बिगाड़ की जानिब बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लामा साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारा जो सोसाइटी है वो कम्बिनेशन ऑफ पीपल है, ठीक है, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बुरे लोग भी मौजूद हैं। इसी तरह से हमारे नेबर्स भी हैं, हमारे हमसाए भी हैं। कुछ हमसाए हमारे बहुत अच्छे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि तकलीफ़ पहुंचाने वाले होंगे, तो उनके साथ कैसा सलूक किया जाए? असल में यहाँ हमारे यहाँ ये चीज़ पाई जाती है, वो रिश्तेदार ले लें, स्कूल ले लें, इंस्टीट्यूट ले लें या अपना वो स्टूडेंट ले लें, कि हम अपने हकूक़ जो है वो महसूस करते कि हमें हमारा हक़ नहीं मिला, लेकिन कभी हमने इस जानब नहीं सोचा कि हमने क्या किसी के हकूक़ अदा कर दिए। हमें अपने हक़ से देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है वो आपका अखलाक है। मैंने नहीं देखा कि आपके अखलाक अच्छे हो, बंदा बुरा भी हो, पड़ोसी या कोई बंदा बुरा भी हो, और आपका रिएक्शन जो है, जब आपके अंदर हट दर्मी आ जाएगी और आपके अंदर बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो जाएगा, बगाड़ तब पैदा होगा।
आप अच्छे इखलाक की वजह से अपने बुरे हमसाए की अगर कोई काम बुरा लगता है तो उसे आप दुरुस्त भी कर सकते हैं। ठीक है। वो आपके तल्लक पे डिपेंड करता है, वो आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, वो आपके किरदार में। देखिए अगर बुरे को बुरा कहना तू बहुत बुरा, तू बेनमाजी, ये तो इस्लाम दरस नहीं देता। ठीक है। इस्लाम तो इसलिए आया है रहमत लिल आलमीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन कि आपने बुरे को बुराई से बचाकर नेकी में दाखिल करना है। सही। आप ऐसी वो देख लें, वो कानूनियाँ देख लें, फैसलाबाद के अंदर ही मौजूद है, जिन्होंने अपने अगराज़ मकासद लिखे हुए हैं। वहाँ अच्छे और बुरे लोगों की तामीज़ ख़त्म हो जाती। बल्कि यही मिलत रोड पे हमारे एक दोस्त है, उन्होंने जगह लिया, नाम नहीं आ रहा, तो उन्होंने बाकायदा लिखा कि आप जो अपने गेट से कितने फुट पीछे दीवार रखेंगे। ठीक है। हम तो आगे जाते हैं ना, उन्होंने वो नक्शा, वो कहते हैं वो गाड़ी नहीं बना सकता उस कॉलोनी के अंदर जो हमारी हदायत पर अमल नहीं करेगा। तो अगर बुरा आगे रास्ता रोकता था, तो जब वो सोसाइटी का वो कवानीन में आ गया तो वो तो अपना पीछे मतलब चला गया। वो क्या है, वो आपका अपना है, क्या हो। हम रात को कहते हैं लाइट अगर बाहर की जा रही है तो 5-6 छतों पे जाती, हम डिस्टर्ब होते हैं तो हम फ़ौरन इतला दे देते हैं कि वो बंद करे। तो क्या कभी हमारी जलती रह जाए तो हमने उस पर भी गौर कीजिए। नहीं, बिल्कुल। अपने हम जो अपने लिए महसूस करते हैं कि हमने दूसरों के लिए भी वो महसूस की है। इसी तरह देखिए हम तो मुकाबलाबाजी में बढ़ गए कि मेरा बच्चा फलां जगह जा रहा है, मैंने ये हम तो नई गाड़ी लेकर सबसे पहले तो हम अपने हमसाए के आगे या गली के कोने में वो चीज़ खड़ी करते, दिखलावा करते कि जिसकी इस्लाम में ठीक है, अगर तुझे दिया है अल्लाह का शुक्र अदा कर। ये करके अल्लाह ने उससे दिया है तो अल्लाह से दुआ बिल्कुल। और अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए, अपनी बेहतरी के लिए भी, और कोशिश करनी चाहिए कि हसद जैसी बीमारी से हम बचें। ये कहीं ना कहीं एक रीज़न बनती है जो हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रही है, जिसकी वजह से हम हकूक़ उस तरह से अदा नहीं कर पा रहे। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CTI10 और हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं हमसायों के हकूक़ के हवाले से। हमने देखा कि हकूक़ क्या हैं, हमारी सोसाइटी में बिगाड़ की असल वजह क्या बन रहा है, क्यों हम हकूक़ की अदायगी में कोताही कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं मौलाना साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे में एक आदत आ गई है आजकल के दौर में, हम तजस्सुस में रहते हैं कि हमारे जो नेबर्स हैं उनके घर में क्या हो रहा है। एक जासूसी का एलिमेंट हमारी नेचर में पाया जा रहा होता है। क्या इस्लाम में इस चीज़ की ममानत है कि हम इस तरह की चीज़ें ना करें या कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम यही है कि ग़ीबत सुनने वाला और करने वाला दोनों हम में से नहीं है। हदीस का मफ़हूम ये है। अब इसी से हम देखते हैं कि कुरान और हदीस ने इस चीज़ से सख्ती के साथ जो है वो हमें रोका है, मना किया है। पॉजिटिव वे में देखें तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम यही है कि जो अगर कोई शख्स दुनिया में किसी की पर्दा पोशी करेगा, यानी उसके ऐप पर कोई बात मालूम है या नहीं सुनेगा, इग्नोर करेगा, तो पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके अयूब पर पर्दा पोशी फरमाएंगे। तो मकसद ये है कि दुनिया में हम मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं, आज हैं कल नहीं होंगे, कोई याद नहीं करेगा। लेकिन मुझे जो है वो अपने बारे में पूछा जाएगा, हमसायों के बारे में नहीं पूछा जाएगा उनके घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हम एक कंपनी में हैं तो एक जगह पर हैं कि मेरे साथ वाला क्या कर रहा है, वो आगे निकल रहा है, ऐसे कर रहा है, मुझे उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। शरीयत इस चीज़ के बारे में, इस्लाम इस बारे में नहीं पूछेगा। जब किसी चीज़ के बारे में पूछेगा ही नहीं, उसका मकसद क्या है? मकसद वो किसी को डाउन करना है, किसी की तजलील करना है, वो तो इस्लाम ने मना किया है। बिल्कुल। इस्लाम इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के बारे में उसकी तजस्सुस रखें, उसकी ज़िंदगी में झांकें, उसकी ज़िंदगी में झांकें, उसकी बजाय बंदे अपने आप अपने अंदर झांकें कि मेरे अंदर कौन सी गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, कि मैंने आज कितनी बदअखलाक़ी की, हमसायों के हुकूक अदा किए, रोड पे जा रहा था मैंने सिग्नल का ख्याल किया और रोड के जो हुकूक हैं उसका ख्याल किया, और इसी तरह मार्केट में गया तो मार्केट के हुकूक का ख्याल किया, जिससे मिला किसी को मेरी बात से तकलीफ़ तो नहीं हुई। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही, मुसलमान तो वो है कि जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज है। ये नहीं है कि दूसरे मुसलमान महफूज ही ना हो, मेरी ज़ुबान गलत बोले, मेरे पाँव गलत चलें, मेरे कान जो है वो गलत सुने, इन सब चीज़ों से मना किया गया है।
और हमने इसी चीज़ की कोशिश करनी है कि जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ़ ना हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ से मना किया। फरमाया कि अगर आप एक शख्स ने सवाल किया, या रसूलल्लाह मुझे कैसे मालूम होगा कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर अपने हमसाये की ज़ुबान से सुनो कि अगर आपका हमसाया ये कह रहा है कि आप ये काम अच्छा कर रहे हो, सही। अगर आपका हमसाया कह रहा है कि आप ये काम बुरा कर रहे हो तो आप बुरे हैं, अगर आपका हमसाया कह रहा है कि ये काम अच्छा कर रहे हो तो आप अच्छे हैं। तो यानी कि हमारा जो मेयार इस चीज़ में एक क्रिएट कर दिया वो यही है कि हमसायों के हवाले से और हर इंसान के बारे में हम जवाब दें। ये नहीं है कि हम वैसे ही आए हैं और फारिग हैं, दुनिया से कोई पूछ गीछ नहीं होगी। इसलिए हम इन चीज़ों में बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए और ख़ास तौर पे आने वाली नस्ल को ये सिखाना चाहिए। हमने अब हमारे आबाओ अजदाद ने और हमारे बड़ों ने कैसी ज़िंदगी बसर की, इस्लाम क्या तालीमात देता है और आने वाले दौर में बड़े, और मैं ख़ास तौर पर ये चीज़ अर्ज़ करूँगा कि आज के ज़माने में बड़े छोटे का अदब जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस शख्स में भी अदब आया, आजिज़ी आई, अल्लाह ने उसको जो है वो परवान चढ़ाया दुनिया में भी और आखिरत में। बिल्कुल इसी तरह से वो कहते हैं ना कि जो बच्चे हैं वो बड़ों से सीखते हैं, मोहब्बतें भी, नफ़रतें भी। हम अगर हमारे बच्चों को नहीं समझाएंगे कि हमसायों के हकूक़ क्या हैं, सोसाइटी में बेहतरी के लिए एक अच्छा शहरी किस तरह से बना जा सकता है, तो आने वाला जो दौर है वो मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा बदतर हो सकता है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के साथ कनेक्ट करें, अपनी ज़ात का कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ मजबूत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे सामने मौजूद है, उनकी ज़िंदगी से जितना ज़्यादा हो सके हम सबक हासिल करें। यहाँ पर लामा साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की, ऐसे हमसाए जो कि तकलीफ़ का सबब बनते हैं उन्हें माफ़ कर दिया जाए, सबसे काम लिया जाए, तो क्या फ़जीलत है उस शख्स के लिए? नबी पाक अली, और ये अगर मैं तमाम मज़मून को समेटूँ तो एक हदीस पाक जो है ना वो बड़ी रोशन हो जाएगी हमारी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए। आपके और मेरे लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने से मैयत गुजर रही है, जनाजा पढ़ाने लगे हैं। मफ़हूम है या जनाजे के बाद वो जब मैयत को दफनाने के लिए लेके जा रहे थे लोग, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वाजबत 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 3 दफ़ा। फिर एक और मौका आया, फिर यूँ ही हुआ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वाजबत वाजबत। जब ये लफ्ज़ फरमाया तो सहाबाए किराम वो परेशान हो गए, क्योंकि सहाबाए किराम अल्लाह ताला के नबी से हर वक्त इल्म हासिल करने में मशगूल रहते थे और वही रोशन सितारों की मानद है। तो अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला जनाजा गया तो यही लफ्ज़, दूसरा जनाजा गया तो फिर यही लफ्ज़, हमें माजरा समझ में नहीं आया। आपने फरमाया देखो जो एक जनाजा गया मफ़हूम है, लोग उसकी बुराइयाँ कर रहे थे और मेरा वाजबत कहना कि लोगों की तस्दीक पे उसकी आखिरत होगी, यानी लोगों के लिए वो बुरा था तो उसके लिए जहन्नम वाजिब होगी। और जब एक दूसरा जनाजा गया तो लोग उसकी तारीफ, अखलाक बहुत अच्छा था, पड़ोसियों का बड़ा कुकर रखता था, हमारे बड़े काम रहते, मैं बाज रहा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाजबत, उनकी गवाही देने से उनकी जन्नत जो है वाजिब होगी। अब नाज़रीन और मैं मशमूल हमने अपने गिरेबान में देखते हैं जब हमारी मैयत गुजरेगी तो हमारे हमसायों के हमारे बारे में क्या अल्फाज होंगे। अगर अच्छे अल्फाज हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मफ़हूम के मुताबिक हम पर जन्नत वाजिब है। अगर खुदा न खास्ता हमारा हमसायों से सलूक अच्छा नहीं है तो तुम्हारी और मेरी मैयत गुजरे और वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे, अब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरामीन ज़हन में लाओ कि फिर हमारी आखिरत में क्या होगा। और अगर हमने किसी से बुरी बात कर दी है तो मैं तमाम नाज़रीन है पाकिस्तानी, अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को क़यामत की सुबह तक सलामत रखे। मैं एज ए तीन का खादम हो गए हाथ बांध कर अर्ज़ करता हूँ, किसी हमसाये ने किसी से बुरा कर लिया है तो अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दे। अल्लाह के कुरान का फैसला है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, जो किसी से नेकी करता है फिर वो दुनिया से तवक्को ना रखे, मेरा अल्लाह उसे नेकी का बदला देता है। तो हमें हर वक्त अपनी तवज्जो अल्लाह की रहमत की तरफ रखनी चाहिए, अल्लाह के फजल की तरफ रखनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला का यही है इसी पे रज़ा कि और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत फ़तह मक्का पर कि आपने तो अपने दुश्मनों को भी माफ़ फरमा दिया। बिल्कुल इसी तरह से माफ़ करना एक बड़ी मुश्किल बात होती है, लेकिन माफ़ करने वाला जो है वो अल्लाह ताला के बड़े करीब होता है। यहाँ पे मौलाना इब्राहीम और आधी लड़ाइयाँ जो है ना ये हमारे मुआशरे की और हमसाइयों की ख़त्म हो जाएगी और अगर जब हम माफ़ करना सीख लेंगे। सही
जब दरगुजर करेंगे तो माशरे में अमन आ जाएगा। बिल्कुल सही। इसी तरह से माफ़ करने की बड़ी फजीलत है जी, माफ़ करना सीखें। यहाँ पे मौलाना इब्राहिम साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, पाकिस्तान के अमन के हवाले से बात करें। हम भी एक एज़ अ मुस्लिम और एज़ अ कंट्री हमारे नेबर्स हम देख रहे हैं कि हम हमारे हकूक़ की अदायगी कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आखिर में यही पैगाम दूंगा पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान जो है वो हमारा घर है और इसके सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो इसकी पाकिस्तान की दीवारें हैं। बिल्कुल। और जब घर की दीवारें मजबूत हों और फिर याद रखिएगा दुश्मन आप पर हमलावर नहीं होता। अगर दीवारें जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाएं या गिरा दी जाएं तो फिर इस चीज़ को हमें सोचना चाहिए कि दुश्मन फिर हमें ये नहीं देखेगा। अगर हमने अपने सिक्योरिटी इदारों को, जो पाकिस्तान हमारा घर है और उसकी दीवारें जो हैं वो सिक्योरिटी इदारे हैं, हमने इनको मजबूत करना है। बिल्कुल। अगर दीवारें कमज़ोर पड़ गई, अल्लाह ना करे, या गिर गई, गिरा दी गई, तो फिर दुश्मन हम पर आसानी के साथ हमलावर हो जाएगा। फिर दुश्मन ये नहीं देखेगा कि आपका ताल्लुक़ इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। फिर दुश्मन ये नहीं देखेगा कि आपका लीडर क्या है, बिल्कुल कौन इसी तरह है। से अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क हाँ, पाकिस्तान को आमीन। रहती दुनिया तक कायम रखे और अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम तमाम हकूक़ जो हम पे फ़र्ज़ है उन्हें अदा कर सके। बहुत शुक्रिया मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया अल्लामा मोहम्मद हसन मुश्तबा साहब के, आपने प्रोग्राम में बहुत वक्त दिया और जो हमारे आज की सोसाइटी के मसाइल हैं उस पर हल करने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, आगाही बहुत ज़रूरी है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हम सब इंडिविजुअली अपने अपने हिस्से का जो एक है किरदार है, एक रोल है सोसाइटी में, वो अदा करते जाएं ताकि सोसाइटी में बेहतरी आए और ज़रा ज़रा सा करके ही सोसाइटी में बेहतरी आती है। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।